हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना? तो सर्वाधिक तापांतर यहाँ तक, रेंज ऑफ टेम्परेचर कॉन्सेप्ट हो गया था। तो लास्ट में अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लाइमेट या जलवायु वाला, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में लिखा था अपन ने मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अर्थ क्या है। तो जो अपना एटमॉस्फेयर है उसके जो लॉन्ग टर्म फिनोमेना, दीर्घकालिक घटनाएं, उनको जलवायु कहा जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मेन फैक्टर हैं वो क्या है? तो सबसे मेन फैक्टर है वो तो है टेम्परेचर। फिर एक कॉन्सेप्ट अपना इसमें यह भी आया था, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु कैसी है। पॉइंट बी यही था। पॉइंट सी था क्लाइमेट अफेक्टिंग जो फैक्टर हैं। फिर उसके बाद में था क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट का वर्गीकरण। उसके बाद में क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन। क्लाइमेट सीजन वाले पार्ट में, सीजन क्लासिफिकेशन में जो 4 सीजन आपको बताए थे उसमें एक कंप्लीट हो गया है अपना समर सीजन वाला पार्ट। समर सीजन में कुछ घटनाएं जो कंप्लीट की थी अपन ने, जिसमें लू, आंधी, सैंड स्टॉर्म एंड सैंड साइक्लोन यानी बबूलिया। तो लू तो वो होती हैं जो गर्मियों में गर्म हवाएं होती हैं, हॉट विंड्स होते हैं। हॉट के साथ ये ड्राई या एरिड भी होती है। इस कारण लू के द्वारा अपने रेनफॉल या वर्षा होना पॉसिबल नहीं है। तो मीनिंग है कि हॉट एंड ड्राई विंड्स इज नोन एज लू एंड डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स, यानी आर्द्रता के साथ धूल भरी हवाएं होती हैं, उनको हम क्या मानते हैं? आंधी। तो ये तो पता ही है कि आंधी आती है तब डस्ट आती है, लेकिन डस्ट में ह्यूमिडिटी भी होती है। तो आंधियों के साथ कई बार हल्की बारिश भी हो जाती है ह्यूमिडिटी के कारण, और उसके बाद में टेम्परेचर कम होता है। जबकि लू वो घटना होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती। बबूलिया, इसमें हवाएं धूल तो उड़ाती हैं लेकिन वो घुमावदार रूप में बाहर से अंदर की ओर, जिसको हम कहते हैं साइक्लोनिक कंडीशन। तो जब डस्ट एक साइक्लोनिक कंडीशन के साथ उड़ रही है, यानी बाहर से और सेंटर पार्ट की ओर आती है, तो धूल भरी और चक्रवाती हवाओं को क्या मानते हैं? बबूलिया। जो बीकानेर की ओर अधिक, आंधियां गंगानगर में अधिक, और लू का इफेक्ट होता है मुख्यतः बाड़मेर। इसका मीनिंग ये सभी घटनाएं मुख्यतः राजस्थान के नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट की ओर, यानी डेजर्ट की तरफ अधिक होती। उसके बाद में समर सीजन से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे मोस्ट जो हॉटेस्ट मंथ, सबसे गर्म महीना है वो राजस्थान में जून को माना जाता है। सबसे गर्म जिले के तौर पे हमारे चूरू को, जबकि सबसे गर्म स्थान के तौर पे फलोदी। तो फलोदी वर्तमान में अपने आप में एक जिला है, लेकिन स्थान अब या तो ये नया बताया जाएगा हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, या स्थान के बारे में जब तक नया नहीं बताया जाए तब तक आंसर अपने किसको मानना है? फलोदी को। और उसके बाद में एक टर्म्स आई थी इसमें, तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो तापांतर का मीनिंग ये होता है कि तापमान का अंतर, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसका बीच का डिफरेंस होता है, वो होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो तापांतर लैंड वाले पार्ट में या सोइल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा अप डाउन होते हैं। तो राजस्थान के अंदर जहां मोस्टली डेजर्ट है, सोइल जहां अधिक है, वहां टेम्परेचर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे जैसलमेर। लेकिन वार्षिक आधार पे, एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो चूरू, क्योंकि चूरू गर्मियों में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जिला है, और मुख्यतः विंटर में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर का जिला चूरू है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला, लेकिन वो एक टाइम पीरियड में नहीं है, अलग अलग टाइम में है। समर में सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और विंटर के अंदर सबसे कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, यानी गर्मियों में वो सबसे गर्म है और सर्दियों में वो सबसे ठंडा है। तो इसका मीनिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो अप डाउन पूरे वर्ष में किस जिले में होते हैं? चूरू के अंदर। तो वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा चूरू का होता है, जबकि एक दिन में टेम्परेचर अप डाउन सबसे ज्यादा जैसलमेर में देखा जाता है। तो डेली बेसिस पे रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम जैसलमेर, और एनुअल बेसिस पे रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम चूरू के अंदर होती। तो ये समर सीजन तक का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था। और समर का इफेक्ट जून में हाईएस्ट होता है। समर का मीनिंग टेम्परेचर का अधिक होना। तो इस समय एयर प्रेशर हमारे क्या हो जाते हैं? सबसे कम। और वायुदाब का कम होने का मीनिंग है विंड फ्लो समुद्र की ओर से बनता है फिर, और समुद्र की ओर से जो विंड फ्लो बनता है वो मानसून को लेकर आता है। तो अगला जो सीजन है वो अपना रेनी सीजन, वो मुख्यतः इस कारण है, समर का या टेम्परेचर के अधिक बढ़ने के कारण। फिर नेक्स्ट अपने वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है रेनी सीजन, यानी मानसूनी सीजन।
तो अगली ऋतु लिखिएगा वर्षा ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु चल रही थी अभी तक। तो चारों ऋतुओं को अपने स्मॉल ए बी सी डी में इंडिकेट किया था, तो ये स्मॉल बी लेटर सेकंड। रेनी सीजन। रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में मुख्य जो घटना है वो मानसून। इसमें इसका जो बेसिक या बेस वर्ड है, मूल शब्द है, वो माना जाता है मौसम को। ये अरबी लैंग्वेज का शब्द है मौसम। जो उसकी लैंग्वेज या भाषा है वो रही हुई है अरबी। अरेबिक लैंग्वेज से लिया हुआ है। इस शब्द को देने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी इस शब्द के फादर या जनक के रूप में माना जाता है अल मसूदी को। अल मसूदी एक ज्योग्राफर भी रहे हुए हैं और एक इतिहासकार के रूप में भी माना जाता है। अल मसूदी के जो रिसर्च हैं वो मुख्यतः अरब एरिया उसके ऊपर है। जैसे ये अफ्रीका वाला पार्ट है, अफ्रीका के इस और ये वाला हिस्सा है, ये अरब है, जिसको हम भारत की तरह मानते हैं पेनिनसुलर पार्ट यानी प्रायद्वीपीय हिस्सा, क्योंकि ये भी तीन और पानी से घिरा हुआ है। जैसे इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये तीन और पानी से घिरा हुआ है, वेस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट एंड सदर्न पार्ट। इस कारण ये जो स्ट्रक्चर है इसको मानते हैं पठार, और इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को मानते हैं प्रायद्वीप। तो इस कारण भारत के पठार को भी क्या बोला जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीप पठार। तो वैसे भी अरब को भी कहा जाता है अरब प्रायद्वीप, क्योंकि यह है प्रायद्वीपीय कंडीशन। तो इसका मीनिंग है कि तीन और समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी इस एरिया में डेजर्ट कंडीशन ज्यादा है, मरुस्थलीय दशाएं ज्यादा है। तो मरुस्थलीय दशाएं ज्यादा क्यों है, इसके ऊपर रिसर्च किए थे अल मसूदी ने कि यहाँ मौसम क्यों नहीं आता। मौसम का मीनिंग यहाँ मानसून से है, जो अपने यहाँ वर्ड कन्वर्ट होके ये यूज किया गया मानसून। तो एक तो जनरल सा पूछा जाता है कि मानसून का मूल शब्द क्या है, बेसिक जो वर्ड है वो क्या है, मौसम है, फैक्चुअली पूछे जाते हैं। या फिर पूछा जाता है कि मानसून है किस भाषा का शब्द है, तो ये अरेबिक लैंग्वेज का है, अरबी भाषा का। देने वाले व्यक्ति कौन थे? अल मसूदी। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे ज्यादा रिसर्च हुए हैं वो तो हुए इस साइड में, ग्रीस वाले एरिया में। ग्रीस, प्रेजेंट ग्रीस, पुराना ग्रीक या यूनान। ज्योग्राफी की स्टार्टिंग शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ग्रीस या ग्रीक से, यूनान से। ग्रीस को कहा जाता है मदरलैंड ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की जन्मभूमि कहा जाता है इसको, जहाँ ज्योग्राफी के बारे में स्टार्टिंग में रिसर्च बढ़े थे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में एक ऐसा टाइम पीरियड आया, लगभग 300 ईस्वी से लेकर और लगभग 1500 ईस्वी, वैसे तो लगभग 1200-1300 लिखा जाता है, लेकिन 1500, जब तक रेनेसा टाइम पीरियड यानी पुनर्जागरण युग नहीं आया था। तो रेनेसा टाइम पीरियड से जस्ट पहले लगभग ये 1000 से 1200 साल तक का एक टाइम पीरियड ऐसा रहा जिसमें अपने रिलीजियस इफेक्ट अधिक रहे, धर्म का प्रभाव अधिक रहा है। तो कहा जाता है कि जब धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है तो साइंस है वो फिर धीरे धीरे नीचे दब जाती है, यानी साइंटिफिक रीजन है वो बंद हो जाते हैं, हर एक चीज का कारण ईश्वर को बता दिया जाता है। जैसे नहीं होता कई बार कहीं कोई गलती हो गई, कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई कि ईश्वर के कारण, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च का भाव है। घर में टाबर ही 5 पैदा हो गए तो ईश्वर की देन, भाई ईश्वर थोड़ी ना कर रहा है। तो कर्म इंसान के हैं, नाम ईश्वर का है। तो इसका मीनिंग है जब साइंस का प्रभाव धीरे धीरे जिस एरिया में कम होता है वहां नाम फिर किसका आता है? नाम ईश्वर का आता है। यूरोप में भी ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में साइंटिफिक रिसर्च अधिक हुए, फिर धीरे धीरे मुख्यतः अपने क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज या मोस्ट ऑफ वर्ल्ड में क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव है,
तो मुख्यतः यहूदियों के द्वारा, सॉरी, क्रिश्चियन धर्म के अंदर ईसाइयों के द्वारा धीरे धीरे चर्च को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए साइंटिफिक जो व्यवस्थाएं थी, वैज्ञानिक जो तथ्य थे, उनको धीरे धीरे दबाया गया। उनको दबाया गया तो लोगों ने वैज्ञानिक जो इम्पोर्टेंस है या वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रिसर्च है वो करना धीरे धीरे बंद कर दिया। समुद्रों को क्रॉस करना धर्म के विरोध में माना जाता था कि कोई रिसर्च नहीं करेगा। भाई समुद्रों में जाने का मीनिंग है कि नरक में गया ही, तो इसका मीनिंग कोई व्यक्ति निकलता ही नहीं था। धीरे धीरे इटालियन, पुर्तगाली, ब्रिटिश लोग, इन्होंने धीरे धीरे रिसर्च स्टार्ट किया। तो 1492 के अंदर अमेरिका को खोजा, तीसरी दुनिया की खोज। फिर धीरे धीरे धर्म के प्रभाव समाप्त हुए कि लोगों ने कहा कि भाई इसके समुद्र के आगे नरक। पहले भारत में भी विदेश यात्राओं को समुद्री जल मार्गों के अंदर जाना अपने आप में एक धर्म के विरोध में माना जाता था, लेकिन फिर भी कई लोग समुद्री यात्राएं किया करते थे। तो इस साइड के अंदर जिस समय यूरोप के अंदर या यूनान के अंदर ज्योग्राफिकल रिसर्च बंद हो गए थे, उस समय अर्बन एरिया के अंदर ज्योग्राफी है उसका रिसर्च स्टार्ट हो गया था। इसका मीनिंग ज्योग्राफी का धीरे धीरे साइंटिफिक रिसर्च इधर भी हुआ है। तो कहा जाता है कि ज्योग्राफी का एक डार्क एज रहा हुआ है, एक अंधयुग रहा हुआ है ये टाइम पीरियड। इस समय रिसर्च अरब में ज्यादा हुए थे। उसी में भी एक रिसर्च था अल मसूदी का, मौसम या मानसून को लेकर। तो इसका मीनिंग अरब भूगोलवेताओं का मानसून को लेकर कुछ रिसर्च है जो विश्व में या इतिहास में फेमस रहे हैं। तो हिस्ट्री में अल मसूदी आप एक इतिहासकार का नाम भी पढ़ोगे तो वो ये अल मसूदी वही है जो अपने आप में एक ज्योग्राफर भी है, भूगोलवेता भी है। अब इस शब्द का एक मीनिंग लिया जाता है ज्योग्राफी में अपने यहाँ मेंस के अकॉर्डिंग, या जो अपने से जनरली प्रीलिम्स में पूछा जाता है, अपने से लास्ट वाला पॉइंट ही पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो मानसून का एक जनरल मीनिंग तो ये होता है कि विंड डायरेक्शन में चेंज होना। विंड डायरेक्शन में चेंज होना जो जनरली हम लेते हैं जल से और स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को मानसून मानते हैं अपन, क्योंकि दोनों ओर से चेंज हो रही है, वो दोनों ही मानसून है। और साल में विंड डायरेक्शन कम से कम 2 बार चेंज होता है। एक टाइम तो वो होता है जब अपने यहाँ सूर्य की स्थिति सीधी होती है, तो सनलाइट डायरेक्ट होने का मीनिंग अपने टेम्परेचर और एयर प्रेशर कम होता है। उस समय समुद्रों पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और एयर प्रेशर वहां, तो विंड फ्लो अपने तरफ बनता है, इस कारण मानसून आता है। एक होता है विंटर सीजन। विंटर सीजन में सूर्य होता है सदर्न हेमेस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा है, तो इसका मीनिंग अपने यहाँ उसकी किरणें तिरछी हैं। ये मुख्यतः स्लाइट रेज हैं, तिरछी किरणें। तिरछी किरणों का टेम्परेचर क्या आता है? कम। और एयर प्रेशर इस समय क्या है? ज्यादा। तो इस समय विंड फ्लो अपने हिमालय से समुद्र की ओर बना हुआ है इधर। तो इसका मीनिंग इस टाइम विंड डायरेक्शन अलग है। तो दोनों को ही मानसून कहते हैं, मानसूनी हवाएं। लेकिन मानसून वर्षा वाला जो शब्द होता है उसका मीनिंग होता है समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं। तो मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, चेंज इन सीजनल विंड्स विच कम्स फ्रॉम ओसेनिक पार्ट टू लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट। मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से या महासागर से स्थल की ओर चलती है वो मानसून होती है। मानसून या मौसमी हवाएं होती है। तो मौसमी हवाओं का मीनिंग तो दोनों ही तरफ लेते हैं अपन, लेकिन मानसून का जनरली मीनिंग होता है जल से और स्थल की ओर आने वाली हवाएं, यानी ओसेनिक या वाटर पार्ट टू लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट की ओर आने वाली हवाओं को मानसून। जिनका एक मीनिंग और भी लिया जाता है शॉर्ट में, चेंज इन सीजन, ऋतु में परिवर्तन करना। क्या मानसून आता है उस समय हमारे गर्मियां नहीं होती क्या? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर गर्मियां होती हैं, इस कारण उसको समर सीजन मानसून भी कहा जाता है। लेकिन वो ऋतु के रूप में अपने आप में एक अलग ऋतु होती है, वो रेनी सीजन होता है। लेकिन वो रेनी सीजन किसके कारण आया है? समर के कारण, गर्मियों के कारण। क्योंकि गर्मियों के कारण अपने टेम्परेचर अधिक हुए हैं और एयर प्रेशर क्या हुआ है? लो। इस कारण विंड फ्लो राजस्थान की ओर या इंडिया की ओर बनता है। तो इस कारण वो मानसून जो आता है अपने, उसको कहा जाता है समर सीजन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। तो उस ग्रीष्मकालीन मानसून ने क्या किया कि जून में जो टेम्परेचर अपने था, उसके आने के बाद में जुलाई से वो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है। जून से टेम्परेचर कम होते हैं जुलाई में, जुलाई से कम होते हैं सितंबर में, सितंबर से कम होते हैं अक्टूबर में, और ये कंटिन्यूस कम होते होते जनवरी तक कम ही रहते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे सूर्य वापस उत्तरी गोलार्ध की ओर आना स्टार्ट करता है मार्च। तो जनवरी फरवरी के बाद हमारे वापस टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी के लास्ट या मार्च के अंदर। तो मीनिंग ये है कि जैसे ही मानसून आया है, उस मानसून आने के बाद में ऋतु में परिवर्तन हो गया है।
कि जून तक हम एक अलग सीजन बोल रहे थे और मानसून आने के बाद में तुरंत वर्षा आते ही अपनी ऋतु चेंज होकर रेनी सीजन में कन्वर्ट हो गई। तो इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी लिया जाता है, चेंज इन सीजन, ऋतु में परिवर्तन। एग्जाम में जनरली ये ऑप्शन ही होता है कि मानसून का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो चेंज इन सीजन, ऋतु में परिवर्तन। मेंस एग्जाम में लिखा जाता है तब लिखते हैं कि मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से और स्थल की ओर चलती है। चेंज इन सीजनल विंड्स विच कम्स फ्रॉम ओशियनिक पार्ट टू लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट इज नोन एज मानसून। तो दो मीनिंग लिखेंगे अपन, एक तो मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से और स्थल की ओर चले वो मानसून कहलाती है, और एक ऋतु में परिवर्तन जो जनरली एग्जाम में ऑप्शन में ज्यादा दिया जाता है। तो पहले इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको लिख लीजिए, लास्ट में मीनिंग लिखना है इसका। तो वर्षा ऋतु की मुख्य जो घटना वो यही है, एक की दी हुई, लेकिन यह भी काफी लंबा चलेगा पार्ट। तो इसमें मानसून में लिखेगा एक तो इसका बेसिक वर्ड मूल शब्द, तो मूल शब्द तो क्या है इसका, मौसम। वर्षा ऋतु में हेडिंग है मानसून। तो फैक्चुअली पूछा जाता है कि मानसून शब्द का मूल शब्द क्या है, इसका जो बेसिक वर्ड क्या है, तो आगे डेस करके लिखिए मौसम। मीनिंग मौसम इज द बेसिक वर्ड ऑफ मानसून। इसका आधारभूत शब्द मूल शब्द ही है, उससे निकला हुआ है। भाषा या लैंग्वेज है अरेबिक लैंग्वेज। ये शब्द किस भाषा का, मौसम या मानसून शब्द मूलतः किस भाषा का है, अरेबिक लैंग्वेज। फिर इसके फादर या जनक में लिखे अल मसूदी। सर जापान में होने वाले भूकंप के बारे में, होने या आने वाले भूकंप के बारे में बताइए। कौन सी चट्टानें इसका कारण, चट्टानें हैं नहीं, प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ोगे आप, आपके पूरा थ्योरी है ये अलग से, जिसमें एक तो यूरोप और एशिया जिस प्लेट पे है वो है यूरेशियन प्लेट, और एक पास में समुद्र है जापान के पास पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक प्लेट्स होती हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट्स। तो जहां महाद्वीप और महासागरीय प्लेट होती हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट होती हैं। तो ओशियनिक प्लेट हमेशा भारी मानी जाती है, जलीय प्लेट। तो वो महाद्वीपीय प्लेटों के साथ क्या करती है, नीचे की ओर सबडेक्ट होती है, नीचे की ओर धंसती है। तो उसके नीचे की ओर धंसने से और प्रेशर लगने के कारण महासागरीय प्लेट डीप में जाके मेल्ट होती हैं, और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर से दबाव डालती है, इसका वो ब्लास्ट होती है वहां से। तो इसका मीनिंग है ओशियनिक पार्ट और कॉन्टिनेंटल जो पार्ट होते हैं उनके किनारों पे मुख्यतः भूकंप भी आते हैं, और उन पे वॉल्केनिक भी आते हैं, यानी ज्वालामुखी भी आते हैं। और दो सेम प्लेट्स अगर हों, महासागरीय महासागरीय, तो वो जब टकराती हैं तो दोनों का डेंसिटी इक्वल होता है। तो लड़ाई ये होती है कि दोनों का डेंसिटी एक समान है, घनत्व एक समान है, तो नीचे कौन जाए, कोई नहीं जाए। भाई जब लड़ने वाले सांड बराबर हों तो गिरे कौन, कोई नहीं गिरेगा, लास्ट में टकरा के दूर भाग जाएंगे। तो मीनिंग है कि जब दो इक्वल प्लेट्स होती हैं इक्वल डेंसिटी की, तो वो टकराने से उनका जो भाग है वो ऊपर उठता है, सबडेक्ट नहीं होता। तो महाद्वीपों महासागरों के बीच बीच में आपको लैंड पार्ट ऊपर उठाई दिखाई देते हैं, जिनको हम द्वीप चाप या आइलैंड बोलते हैं। तो महासागरों के बीच बीच में द्वीप कहाँ से आते हैं, प्लेट्स के टकराने के कारण, महाद्वीपों के और महाद्वीपों के टकराने से। तो जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं, यानी एक साइड से जो प्लेट है वो महाद्वीपीय है और सामने भी महाद्वीप, कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट्स, तो इनके टकराने से बीच में बनते हैं वलित पर्वतमालाएं। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, और यहाँ पे भी दोनों तरफ इक्वल प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे भी सबडक्शन किसी का भी नहीं होता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जाम्पल बता रहा था, ओसेनिक प्लेट और ओसेनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, यहाँ इन दोनों के टकराने से भी कोई भी प्लेट नीचे की ओर नहीं जाती, इनके टकराने से भी कोई प्लेट नीचे की ओर नहीं जाती। तो इसका मीनिंग प्लेट्स में एक कंडीशन होती है, दोनों अलग अलग नेचर की होनी चाहिए, एक कॉन्टिनेंटल है तो दूसरी ओसेनिक प्लेट, और ये दोनों अलग अलग होंगी तो ओसेनिक प्लेट है वो ज़्यादा भारी होती है, इसका डेंसिटी अधिक होता है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो उसका घनत्व कम होता है। तो जब ये टकराएंगे तो ओसेनिक प्लेट है वो नीचे सबडक्ट करती है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाती है, और डीप में जाने के बाद ये मेल्ट हो जाती है, और इस प्लेट के, कॉन्टिनेंटल प्लेट के प्रेशर के कारण
यहाँ जो गैसों का गुबार बनता है वो ब्लास्ट होता है। तो इन पे अर्थक्वेक भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं, और साथ में वोल्केनो भी आती है, ज्वालामुखी भी आते हैं। जबकि इन प्लेट्स के टकराने से केवल भूकंप आते हैं। तो हिमालय के अंदर अपने भूकंप तो आएंगे, लेकिन ज्वालामुखी नहीं आती कभी। और समुद्री भाग नहीं है तो सुनामी भी नहीं आएगी। तो मुख्यतः भूकंप का ही एक इफेक्ट होता है सुनामी का आना। जब अपना जो अर्थक्वेक पॉइंट जो है वो लैंड पार्ट पे नहीं होके समुद्र में हो, भूकंप का जो अधिकेंद्र जो होता है वो धरातल पे नहीं होके अगर पानी में हो, तो इसका मीनिंग सुनामी आएगी फिर। क्योंकि समुद्र के अंदर जो भूकंप का जो झटका महसूस होता है, उसका जो फोर्स या बल जो महसूस होता है वो पानी के ऊपर होता है, और पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो दबाव अधिक होने के कारण समुद्र के बीच में जहां भूकंप आया है, वहां उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहां से जो पानी, जैसे जमीन वहां ऊपर नीचे हुई है, तो पानी के ऊपर के प्रेशर के कारण, जैसे जहां पे भी ये महाद्वीपीय भाग कंप्लीट है, महासागर यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ ये जो महासागरीय प्लेट है ये नीचे सबडेक्ट हो रही है महाद्वीपीय प्लेट के। और ये जो जापान है, जो प्लेट्स वाला जो हिस्सा है, जापान वैसे तो द्वीप चाप का एग्जाम्पल है। जैसे ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट। जापान जिस पार्ट में है वो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो इसमें ये जो बड़ी प्लेट है यूरेशियन प्लेट और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये दोनों सबडेक्ट कर रही है। तो ये सब्जेक्ट ये वाली हो रही है महासागरीय प्लेट नीचे की ओर। तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज भी अधिक होती हैं, जापान के आसपास, इंडोनेशिया के आसपास। इन दिनों आपने सुना होगा इंडोनेशिया के आसपास भी भूकंप आ रहे हैं खूब। तो पॉसिबल है कि जो पैसिफिक जो प्लेट है उस पूरी में हलचल देखी जा रही है अभी। जो लगभग पूरी प्लेट इस तरीके से है ये चारों ओर से, जिसपे वोल्केनो अधिक है, इस कारण इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ये रिंग बनती है जिसके ऊपर ज्वालामुखी एक्टिविटीज अधिक होती हैं। और ज्वालामुखी में आपको पता है कि लावा आग की तरह बाहर निकलता है, इस कारण इसको बोला गया रिंग ऑफ फायर। जहां विश्व में लगभग 67% भूकंप और ज्वालामुखी इसी एरिया में आते हैं, पैसिफिक प्लेट के चारों ओर। उसी में से जापान एक है। तो ये भूकंप का जो झटका था वो धरातल पे महसूस होता है यहाँ, तो सुनामी नहीं आती। और ये भूकंप का जो झटका है उसका जो अधिकेंद्र या जो एपिसेंटर, वो एपिसेंटर यहाँ समुद्र में था। तो समुद्र में अगर भूकंप का झटका यहाँ महसूस होगा, तो मीनिंग है कि यहाँ पे चट्टानों के ऊपर फोर्स लगा है, लेकिन ऊपर पानी का प्रेशर है। तो पानी के प्रेशर के कारण ये पानी ऊपर नहीं उठता है यहाँ। ऊपर पानी के प्रेशर के कारण ये जो पानी है, ये इस तरीके से गति नहीं करके उत्तर की ओर वर्टिकल नहीं करके हॉरिजॉन्टल ऐसे दौड़ता है पानी। और ये पानी जैसे जैसे यहाँ तट की ओर जाएगा, तो आगे की ओर पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, और ये जो पानी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है वो तट पे जाके यहाँ पे उछलता है फिर। क्योंकि बीच में अगर आप सुनामी आ गए और जिस पॉइंट पे समुद्र में बीच में हो, कोई खतरा नहीं है, वहीं रुके रहो। और गलती से उस समय किनारे पर आ गए, यहाँ पर काफी हाइट पे जाता है पानी एक बार, फिर बाद में समेट के ले जाता है। तो इसका मीनिंग है कि सुनामी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है तटीय क्षेत्रों पे, कोस्टल एरिया पे। जबकि समुद्र के अगर बीच में चले गए आप तो कोई नुकसान नहीं है पानी के प्रेशर के कारण। तो इसका मीनिंग है कि सुनामी का जो मुख्य कारण है कि अर्थक्वेक एपिसेंटर इन ओशनिक पार्ट, भूकंप का जो अधिकेंद्र या वो पॉइंट है वो समुद्र में होना, ये सुनामी का मुख्य कारण। तो इसका मीनिंग सुनामी के आने से पहले क्या जरूरी है? भूकंप का आना। और भूकंप का एपिसेंटर या जो मेन पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? ओशनिक पार्ट में। ये जापान, चीन के बाद में जैसे जापान की ओर चलते हैं तो जो शब्द लिखे जाते हैं उसमें टी साइलेंट होता है। तो तसु नहीं है, क्या है? सु। सुनामी। सु का मीनिंग होता है सागर, नामी का मीनिंग होता है वेव्स या लहरें। तो सागर में ऊपर उठने वाली लहरें जिनको क्या कहा जाता है? सुनामी। समझ में आ गया? अब चाय पीऊंगा। ये आपके अलग से है थ्योरी, बाद में पढ़ोगे आप इसके बारे में।
हाँ जी। देखो, लो का जो इफेक्ट लिखवाया था मैंने कि लो का इफेक्ट है वो मुख्यतः राजस्थान के डेजर्ट एरिया में अधिक होता है, और राजस्थान के डेजर्ट को लिखा जाता है नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के अकॉर्डिंग, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग। और इस उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्यतः बाड़मेर। तो यहाँ बाड़मेर को अकेले को टारगेट नहीं करना है, एक जोग्राफिकल एरिया को टारगेट करना है कि लो का इफेक्ट कहाँ अधिक होता है, डेजर्ट एरिया में। तो एरिया के अकॉर्डिंग लिखा जाता है नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। अब नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में मुख्य डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो मुख्य डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक जिला आता है यहाँ जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर। अब अकेले बाड़मेर की स्थिति अगर ज्योग्राफी में आपसे पूछे जाए कि बाड़मेर इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ राजस्थान, कि बाड़मेर राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो जैसलमेर यानी जो पश्चिमी भाग है उसके जस्ट नीचे की ओर है, यहाँ पर है बाड़मेर। और बाड़मेर को अगर आप कंसिडर करते हो अकेला बाड़मेर, तो यह है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। तो लू का इफेक्ट राजस्थान के दक्षिणी भागों में कम होता है। तो इसका मीनिंग अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो यूज किया वो यूज किया नॉर्थ वेस्ट। और उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट के तौर पे देखा जाए तो बाड़मेर मोस्टली राजस्थान के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। जैसे बीकानेर है तो बीकानेर मुख्यतः राजस्थान के उत्तर में ज्यादा फैला हुआ है। बाड़मेर का हिस्सा साउथ की तरफ जाते हुए कम है, पश्चिम की ओर अधिक है। इस कारण जनरली इसको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में लिया जाएगा। डबल डायरेक्शन में अकेले बाड़मेर के बारे में पूछा जाए तो अकेला बाड़मेर है साउथ वेस्ट ऑफ राजस्थान। लेकिन अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर नहीं करके अपने जोग्राफिकल एरिया को कंसिडर किया है कि लो का इफेक्ट राजस्थान के कौन से भाग में अधिक है, तो डेजर्ट एरिया में अधिक है। तो उस एरिया के अकॉर्डिंग अपन ने लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मोस्टली इफेक्टेड बाड़मेर। कि राजस्थान का मुख्यतः लू से प्रभावित क्षेत्र वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट एरिया ज्यादा प्रभाव है। और उसमें भी अगर एक जिला अगर आंसर में पूछा जाए तो वो ब्रैकेट में लिखा अपन ने कि मेनली वो बाड़मेर है जहां अधिक प्रभाव है। तो बाड़मेर की स्थिति नहीं लिखी है जो बाहर लिखी है, वो अपने एरिया लिखा है जहां लू का इफेक्ट अधिक है। मैंने लिखवाया था नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, फिर ब्रैकेट में लिखवाया था मैक्सिमम बाड़मेर। तो ये बाड़मेर की स्थिति नहीं है जो बाहर लिखी हुई है, वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां लू का इफेक्ट अधिक है। और एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो फैक्ट आपको याद रखना है बाड़मेर। तो गलती से आप में से कुछ स्टूडेंट है जिसने बाड़मेर की स्थिति समझ ली है वो। तो राजस्थान के डेजर्ट एरिया की स्थिति है जहां लू का इफेक्ट अधिक होता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। हाँ जी। जनक तक हो गया, मीनिंग लिखिएगा। मीनिंग में एक मीनिंग तो लिखे जो एग्जाम में ऑप्शन में ज्यादा आता है। चेंज इन सीजन, ऋतु में परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन, यह ये जब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में ही पूछा गया ज्यादा ये मैंने, मेंस में तो पूछते भी नहीं है मानसून क्या है, मानसून में और बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो चेंज इन सीजन, ऋतु में परिवर्तन, क्योंकि जब मानसून आता है तब लगभग ऋतु वैसी रहती है, गर्मियां मानसून में भी रहती हैं अपने। लेकिन अब गर्मियां वैसी नहीं है जैसे अप्रैल मई और जून में थी। अब गर्मियों का इफेक्ट है, समर का इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। इस कारण इसको कहते हैं ऋतु में परिवर्तन होना, चेंज इन सीजन। किसके कारण? मॉनसून के कारण। इस कारण इसका मीनिंग लिया गया ऋतु में परिवर्तन लाने वाली घटना। तो ऋतु में परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती हैं। और चेंज इन सीजनल विंड्स, सॉरी, और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ सीजनल विंड्स।
or change in the direction of seasonal winds which comes from oceanic part to land part, which comes from oceanic part to land part oblique continental part. ऋतु में परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती है, और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स विच कम्स फ्रॉम ओसेनिक पार्ट टू लैंड पार्ट और कॉन्टिनेंटल पार्ट, और मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती है। तो सामान्य सा मीनिंग होता है कि मानसून हम उसी को ही मानते हैं जो पानी की ओर से जो हवाएं आती हैं। मीनिंग महासागर या जो जलीय भाग है उसे स्थल की ओर, स्थल का मीनिंग है महाद्वीपीय भाग, कॉन्टिनेंटल पार्ट। इन हवाओं को अपन मानसून मानते हैं। मानसून इसी से पॉसिबल है। अब सर्दियों में मानसून क्यों नहीं आता? क्योंकि अपने यहाँ एयर प्रेशर अब हाई है, और हाई एयर प्रेशर की ओर कभी हवा नहीं आती। हवा तब आती है जब लो एयर प्रेशर हो। तो इसका मीनिंग अब तो हमारे यहाँ स्थलीय भाग या हिमालय की ओर से हवाएं आती हैं इधर समुद्र की ओर, और हिमालय की ओर से आने वाली हवा कैसी होती है? जो आजकल है वैसी होती है। इसका मीनिंग ठंडी होती। अभी विंटर सीजन चल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो मानसून तब भी पॉसिबल है जब टेम्परेचर हाई और एयर प्रेशर क्या हो, लो। इस कंडीशन में आता है। तो मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से और स्थल की ओर या महाद्वीप की ओर आती है, यानी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स विच कम्स फ्रॉम ओशियनिक पार्ट टू लैंड पार्ट और कॉन्टिनेंटल पार्ट। तो यहां तक तो सिर्फ इस शब्द को इंट्रोड्यूस करवाया अपन ने कि मानसून क्या है। यह मौसम शब्द से लिया हुआ है जिसकी भाषा अरबी रही है। इसको देने वाले व्यक्ति थे अल मसूदी, और इसका मीनिंग होता है ऋतु में परिवर्तन करना, चेंज इन सीजन। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो अभी स्टार्ट होंगे। मानसून का नाम एवं तिथियां। नेम एंड डेट्स ऑफ मानसून। ये वैसे एक फैक्चुअली पॉइंट है, ये भी जो एग्जाम में एग्जामिनर फैक्ट के रूप में पूछता है कि अपने मानसून का नाम क्या है, और इससे रिलेवेंट जो डेट्स हैं, तो डेट दो तरीके के होते हैं मानसून में। एक डेट तो वो होती है जिस समय मानसून आता है, और एक डेट वो होती है जिस समय वापस जाता है। तो ये तय है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा भी, ये चाहे मानसून हो चाहे व्यक्ति हो। तो मीनिंग है कि मानसून के अंदर मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट ने डेट्स को निर्धारित किया हुआ है। जैसे अपने राजस्थान के लिए डेट है 25 जून। भारत की मुख्य भूमि केरल से डेट मानी जाती है कि केरल में मानसून की एंट्री 1 जून को मानी जाती है। और अपने केरल से भी पहले अंडमान निकोबार में माना जाता है 22 मई। पहले माना जाता था 25 मई, इसमें करेक्शन हो गया। अपने भी यहाँ राजस्थान में पहले 15 जून मानी जाती थी, जो डेट करेक्शन हो गया, अब कितनी हो गई है 25 जून। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें एक डेट दी जाती है मानसून की। उस डेट के अकॉर्डिंग ये निर्धारित होता है कि इस डेट को लगभग मानसून पहुंच जाता है। अगर उस डेट से पहले मानसून आ गया तो अपने न्यूज़पेपर में आएगा कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश समय से पहले हुआ, और उस डेट के आसपास होता है पहले दिन, उस दिन या उसके अगले दिन, तो कहते हैं कि मानसून अराइवल ऑन टाइम, मानसून समय से पहुंचा है। और उस डेट के अगर 10, 15, 20 दिन बाद में मानसून आता है तो हम कहते हैं मानसून डिले है, देरी से आया है। जैसे आपको टाइम पीरियड दिया गया है कि भाई आपकी जो क्लास है वो 1 बजे स्टार्ट होगी। अब आप कईयों को ये लगता है कि सीट नहीं मिलेगी, तो कई पहले ही 12 बजे आके बैठ जाते हैं, 11:30 ही। स्थिति तो सुबह वालों की ज्यादा खराब है, आप तो फिर भी ठीक हो। सुबह वालों को जो बैच लिया था तब तो ये लग रहा था कि सुबह पहले उठा भी जाएगा, आलस से भी खत्म हो जाएगा, और सुबह समझ में भी जल्दी आता है। तो समझ में सुबह शाम का कोई फर्क नहीं होता, समझ में व्यक्ति के ऊपर होता है। भाई इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन देख लो, पूरी रात को पढ़ती है। जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं वो रात्रि में करते हैं वो लोग। भाई दिन में मेडिकल स्टूडेंट्स को देख लेना, कभी भी वो यूं लगता है कि ये पढ़ते कहाँ है।
ये डॉक्टर बनेगा, तो उनकी पढ़ाई रात को ही होती है मोस्टली। दिन में तो रेयरली कोई ऐसा होता है कि दिन में क्लासेस में जाके बैठ के और पढ़ के आ गया हो, बाकी रात्रि को ही पढ़ना है उनका। और अपने आर्ट्स वालों का विश्वास होता है, ह्यूमैनिटीज वालों का, कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पढ़ाई होती है, बाकी उसके अलावा पढ़ाई का कोई समय नहीं होता। तो पढ़ाई आदमी जब समझ ले तब पढ़ाई है। कईयों के डायरेक्शन का भी होता है भाई, रूम में कईयों के इतने वो अंधविश्वास नहीं होता कि मेरे इधर टेबल थी तब ज्यादा याद होता था। जब मैं आपकी जगह था मेरे भी ऐसा कई बार हुआ है। तो मैंने टेबल कई तरफ घुमाई, बाद में पता चला कि पढ़ाई नहीं होने का कारण कोई और ही था। कि टेबलों की दिशाएं कौन था, मैंने आपका थोड़ी ना पूछा है, बताओ क्या बात कर रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ। कहीं पहुंच गए हैं कहीं के कहीं। तो इसमें डेट ऑफ मॉनसून है वो, जैसे आपको समय दिया गया 1 बजे, आप पहले आ गए तो इसका मीनिंग समय से पहले हो। 1 बजे के आसपास हो तो इसका मीनिंग अराइवल ऑन टाइम। और कईयों को लगता है कि 12 बजे 11 बजे राशन लिया हॉस्टल में कि आधे घंटे बाद उठ जाएंगे, और उठते 3 बजे फिर। पर 3 बजे उठने के बाद तो यही देखने के लिए आना है कि आज क्लास में कौन कौन आया, देख के आते हैं। तो कई 3 बजे 5 बजे जो पहुंचते हैं वो सिर्फ ये देखने के लिए है कि आज ये भी क्लास में आया है कि नहीं आया है। इसका मीनिंग इस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, देरी से आया। तो मॉनसून के लिए भी डेट इसीलिए दी हुई है। अब जरूरी नहीं है डेट दी हुई है उस डेट को उसका आना जरूरी है, वो मॉनसून के ऊपर या उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉनसून उस डेट को पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। क्योंकि मानसून को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक टेम्परेचर नहीं है, विंड डायरेक्शन भी होती है, एयर प्रेशर भी होता है, और अदर जो कंडीशन होती है, ओसेनिक करंट्स होती है, महासागरीय जल धाराएं होती हैं, वो भी उसके पीछे कारण होती हैं। तो इसका मीनिंग मानसून का समय पर आना नहीं आना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कोई एक फैक्टर काम करता है तो मानसून की फिक्स थ्योरी होती है, फिर मानसून की कोई भी फिक्स थ्योरी आज तक नहीं है। और मुख्यतः जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, गर्म जो क्षेत्र हैं, उनके मानसून के बारे में बताना लगभग असंभव है। क्योंकि जो गर्म क्षेत्र हैं उनका टेम्परेचर दिन में तो अचानक बढ़ता है, और रात्रि होते ही टेम्परेचर अचानक नीचे जाता है। एक दिन में टेम्परेचर और एयर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा अप डाउन होता है, लगभग 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर अप डाउन हो जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में देखो आप, गर्मियों में जैसलमेर की जो रातें हैं वो 20 डिग्री तक आ जाती हैं, यानी सुबह तक हल्की ठंड लगने लग जाती है। और दिन में टेम्परेचर ये होता है कि लगभग 45 और 50 को टच कर जाता है। तो एक दिन में टेम्परेचर इतना अप डाउन होता है, तो इसका मीनिंग टेम्परेचर के अचानक डाउन होने के कारण यूं लगता है कि मानसून आने की जरूरत नहीं है। दिन के टेम्परेचर को हाईएस्ट देखते हुए दोपहर तक यूं लगता है शाम तक तो बारिश आ ही जाएगी। जैसे मौसम विभाग भी कई बार कह देता है शायद मानसून कल तक या 2 दिन बाद पहुंच जाएगा, पता चले अगले 20 दिन बाद बारिश हो रही है। और कई बार कहता है कि 2 दिन बाद बारिश होगी, एक कहा ही था और उसके 2-3 घंटे बाद बारिश आ गई। तो इसका मीनिंग है ट्रॉपिकल एरिया के मानसून के बारे में कभी निश्चित नहीं बताया जा सकता। कहा जाता है इसमें जो चेंज होने वाली डायनेमिक क्लाइमेटिक कंडीशन अधिक होती हैं, बार बार चेंज होने वाली जलवायु दशाएं अधिक होती हैं, तो उनके बारे में कभी भी कोई मौसम विभाग नहीं बता सकता। जैसे अपन जनरली अपने मौसम विभाग को कई बार एलिगेशन लगाते हैं कि भारतीय मौसम विभाग वो बाबा जी की तरह है। जैसे बाबा जी की भविष्यवाणियां ठीक हो तो मौसम विभाग की ठीक हो। बाबा जी भी तो ये कहते हैं ना भाई, नारियल ले जाना टाबर हो जाएगा। तो बाबा जी के नारियल से टाबर थोड़ी ना होगा। मीनिंग जनरली ये न्यूज़पेपर में जैसे हमारे मौसम विभाग है, उसके जो मेन जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे न्यूज़पेपर वालों ने बात की। न्यूज़पेपर वालों की लाइन्स ये थी कि भाई मौसम विभाग है, उसकी बाबा जी की जो भविष्यवाणियां वो मानी जाती है भारतीय मौसम विभाग के बारे में। तो उसके डायरेक्टर का मानना यह था कि भारत का जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्लाइमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में से एक है। कारण कि ये उस एरिया की भविष्यवाणी करता है, ट्रॉपिकल एरिया की, जहाँ की भविष्यवाणियां पॉसिबल ही नहीं है। यानी वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर काम करती है, लेकिन फिर भी ये बताता है कि इस डेट को लगभग मानसून आ जाएगा। इस बार मानसून थोड़ा सा डिले होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि
कई कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका मौसमी विभाग बहुत बढ़िया है। तो यूरोप के क्लाइमेट के बारे में अगर हम ये बता दें कि इतने 12:35 पे बारिश होगी, तो हमारे मौसमी विभाग के पास इतने इंस्ट्रूमेंट हैं कि ये यूरोप के उस 12:35 वाली बारिश के बारे में एग्जैक्ट बता सकता है। क्योंकि टेम्परेट एरिया की शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है वो डायनेमिक नहीं होती, वो बार बार चेंज नहीं होती है। वहाँ ह्यूमिडिटी एक कंटिन्यूस एक रेशियो में बढ़ती है कि बढ़ते बढ़ते 3 दिन बाद इस घंटे और इस मिनट बारिश हो जाएगी, तो लगभग उस टाइम तक हो जाती है। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में डायनेमिक जो टेम्परेचर कंडीशन है वो डायनेमिक होती है, बार बार चेंज होती है। तो बार बार चेंज होने वाली कंडीशन में कभी भी मानसून के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। तो इस कारण कहा जाता है कि भारतीय मौसम विभाग है वो किस एरिया की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन की, जहाँ की भविष्यवाणियां लगभग पॉसिबल नहीं होती। तो जब भी कोई बात कर रहे हैं ना कि मौसम विभाग ने बताया है, और कई लोग एलिगेशन लगाते हैं कि मौसम विभाग की झूठी होती हैं भविष्यवाणियां, तो मौसम विभाग की नहीं, इंडिया में ट्रॉपिकल एरिया के बारे में चाहे यूएसए से भविष्यवाणी निकलवा लो, यूएसए की भविष्यवाणियां भी ऐसी जाएंगी। सिर्फ भविष्यवाणियां ही होती है, अनुमान ही होता है ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में, फिक्स नहीं होता है। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दो चीजें कवर करनी है अपने को, एक तो नेम ऑफ मानसून और एक डेट ऑफ मानसून। मानसून का नाम क्या है और उसकी तिथि क्या है, तो ये हेडिंग लिख लिया। इसमें पहले मानसून का नाम, मानसून का नाम चाहे राजस्थान हो चाहे भारत हो, दोनों का सेम ही है। तो राजस्थान या भारत के मानसून को साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो उस हेडिंग के बाद में फर्स्ट लाइन में लिखेगा, मानसून ऑफ इंडिया ऑब्लिक राजस्थान इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। राजस्थान या भारत के मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट नेम को लेकर कवर कर रहे हैं अपन, मानसून का नाम क्या है। तो नेम ऑफ मानसून ऑफ इंडिया ऑब्लिक राजस्थान इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। भारतीय राजस्थान के मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो ये जो डायरेक्शन यूज किया अपन ने साउथ वेस्ट मानसून, ये अंडरलाइन कर दीजिए। अब साउथ वेस्ट मानसून कैसे है ये देखिए। इंडिया के सदन में अपने इस साइड में है 0 डिग्री, यानी इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा की ओर या इक्वेटर लाइन की ओर, दोनों गोलार्ध से एक विंड फ्लो बनता है, हवाओं का एक प्रभाव होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में तो चलता है अपने डायरेक्शन के राइट साइड की ओर। उत्तरी गोलार्ध में जो भी हवा होती है वो अपनी चलने की दिशा के राइट साइड में मुड़ी हुई होती है। इसके पीछे एक काम करता है फेरल का नियम, या कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। ये साइंस के अकॉर्डिंग है कि पृथ्वी जब रोटेट करती है, घूमती है, तो उत्तरी गोलार्ध में विंड डायरेक्शन अपनी राइट साइड में मुड़ेंगे, जबकि सदन के लिए नियम होता है लेफ्ट साइड में। ये रूल्स हैं, साइंटिफिक रीजन है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो विंड्स है वो भूमध्य रेखा की ओर इधर आनी चाहिए थी सीधी, लेकिन नियम यह कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में वो चल रही है तो वो अपनी राइट साइड की ओर टर्न करके फिर चलेगी, और सदर्न गोलार्ध में ये भी इक्वेटर लाइन की ओर जानी चाहिए थी ये विंड्स, लेकिन ये इस साइड में नहीं जाके ये अपने लेफ्ट साइड में। तो दक्षिणी गोलार्ध में नियम कौन सा रहेगा, लेफ्ट, और उत्तरी गोलार्ध में राइट। कोई भी एक याद कर लो कि उत्तरी गोलार्ध में विंड डायरेक्शन अपनी राइट साइड में टर्न करती है और सदर्न के अंदर अपने लेफ्ट साइड में। तो भारत के
दक्षिण की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं, यानी इक्वेटर लाइन के सदन की ओर, वो ट्रेड विंड्स ये होती हैं। और इस ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन अगर आपको बतानी है, तो इस विंड्स को साइड में इस तरीके से बना के, और इसको चारों डायरेक्शन में डिवाइड कर दो कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। विंड में हमेशा नाम दिया जाता है उसके स्टार्टिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ने की दिशा के अकॉर्डिंग उसको नाम नहीं देते। तो इस विंड्स का नाम होगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। भूमध्य रेखा के आसपास चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं। तो इसका मीनिंग है, इसका नाम रहेगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और ये ट्रेड विंड्स जैसे ही 0 डिग्री को क्रॉस करेगी, तो ये अपने राइट साइड में इधर घूम जाएगी। फिर ये सेम विंड्स ही है, आगे जाके राइट साइड में टर्न करेगी फेरल के नियम के अकॉर्डिंग। तो राइट साइड में घूमने का मीनिंग है कि विंड डायरेक्शन ये हो गई फिर। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर रहेगा साउथ वेस्ट। इसमें भी आगे वाली डायरेक्शन इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, ये तो जब जब एग्जामिनर पूछे तो बताना होता है कि मानसून किस ओर बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट की ओर। मानसून कौन सा होता है? साउथ वेस्ट मानसून। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के राजस्थान के मानसून को क्या कहा जाता है, आंसर ये रहेगा लगभग पूरे इंडिया में यही होता है, तमिलनाडु को छोड़कर। तमिलनाडु में जो मानसून जाता है, वो वापस जब लौटता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, तब बारिश होती है। तो मानसून का वापस लौटने का मीनिंग है ये डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। तो भारत में एक तमिलनाडु के मानसून को नॉर्थ ईस्ट या रेडिएटिंग मानसून कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून। बाकी पूरे भारत में मानसून का नाम क्या रहता है? साउथ वेस्ट, तमिलनाडु को छोड़कर। तो सिंपल, ये जो अपने लैंग्वेज यूज की है, ये विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज की है। तो यहाँ पे 0 डिग्री के जस्ट नीचे की ओर जो विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन, 0 डिग्री को क्रॉस करने के बाद ये मानसूनी विंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मानसूनी पवने, तो मानसूनी पवनों की दिशा ये है, इस साइड में, साउथ वेस्ट। और जब तक ये इस साइड में है सदन की तरफ, साउथ ईस्ट। एग्जाम में ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये आपको पहले बताया हुआ है कि नॉर्थ और साउथ है, इनको पहले इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है। जैसे चुंबक को अपन स्वतंत्र तरीके से लटकाएं, तो चुंबक की डायरेक्शन है वो दो तरफ होती है, एक तो नॉर्थ पोल की ओर और एक साउथ पोल की ओर। चुंबक की जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इंडिकेट करती हैं। तो ये होती है मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है, वो मेन होती है। तो कभी भी अपन उत्तर पश्चिम शब्द यूज करते हैं तो पश्चिम उत्तर नहीं बोलते, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ईस्ट है तो ईस्ट को बाद में बोला जाएगा, पहले नॉर्थ को बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही साउथ के साथ कोई डायरेक्शन अगर यूज हो रही है, तो साउथ को पहले बोला जाएगा और दूसरी डायरेक्शन को बाद में। और जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ, इसमें भी पहले नॉर्थ को बोला जाएगा। वैसे तो गोली नहीं, गोला है ये। तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय मानसून, इसका मीनिंग अंडरस्टूड है साउथ वेस्ट मानसून, कौन सी व्यापारिक पवनों के कारण आता है। इसका मीनिंग मानसून की डायरेक्शन नहीं पूछी है।
ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन पूछिए तो कौन सी व्यापारिक पवनों के कारण आता है? साउथ ईस्ट। तो आंसर रहेगा ये साउथ ईस्ट। भारतीय मानसून को क्या कहा जाता है या राजस्थान के मानसून को क्या कहा जाता है? तो आंसर रहेगा साउथ वेस्ट मानसून। तो इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो ट्रेड विंड्स को लेके क्वेश्चन होता है। तो ट्रेड विंड्स में तो ये आंसर मानना है साउथ ईस्ट वाला, जब 0 डिग्री के नीचे की ओर है। और ये ट्रेड विंड्स जब 0 डिग्री को क्रॉस करेंगे ऊपर की तरफ, तो इसमें वो फेरल वाला नियम काम करेगा, राइट साइड वाला। ये अपने राइट साइड में टर्न करेंगे, इस साइड में। और जब सदन में रहेंगे तब तक ये अपने लेफ्ट साइड में रहेंगे। लेफ्ट बाई और दाई और, ये मेरे हिसाब से इंग्लिश में ज़्यादा ठीक रहते हैं आपके। हिंदी में भी दाएं बाएं गड़बड़ी होते हैं, इंग्लिश में ठीक याद रहते हैं कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो इसमें डायग्राम बना लीजिए। इसमें ये वाला जो ऊपर वाला ये है साउथ वेस्ट मानसून, अभी जो अपन ने लिखा वो ये है साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया का पूरा नहीं बने, सदन वाला हिस्सा बना लो केवल ये वाला, ये काफी है। और ये जो इंडिया के नीचे की और ये जो भाग है ओशियनिक पार्ट है, इस पे लिख देना इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। यानी राजस्थान का मानसून या भारतीय मानसून किस महासागर से आता है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर ये दो वाटर बॉडी हैं, एक अरब सागर और एक दूसरा बंगाल की खाड़ी, यानी एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। इसके अकॉर्डिंग मानसून की ब्रांचेज हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे आगे। एक अरब सागरीय शाखा होगी और दूसरी कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी। वो आगे बात करेंगे उनके अपन, यहाँ तो सिर्फ मानसून के नाम की बात होगी। ये नाम कैसे है? तो ये नाम है विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो विंड्स में हमेशा हवा जिस ओर से आती है वही नाम देते हैं, जिस ओर जाती है वो नाम नहीं दिया जाता। जैसे कोई हवा पूर्व की ओर से आती है, पूर्व की ओर से आने का मीनिंग है कि वो पश्चिम की ओर जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्व से आने वाली को ईस्टर्लीज, पूर्वाई पवने। और पश्चिम की ओर से आती है उसको उसको वेस्टर्लीज, पछवा पवने। तो पश्चिम की ओर से आ रही है, इसका मीनिंग जा किस ओर रही है? पूर्व की ओर। लेकिन उसको पूर्वाई नहीं, पछवाई पवने कहा जाएगा। तो इसका मीनिंग विंड डायरेक्शन का नाम हमेशा उसकी ओरिजिनेट डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन नाम नहीं देते उसके अकॉर्डिंग। तो आपने लिखा था कि मॉनसून ऑफ इंडिया और राजस्थान इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। राजस्थान या भारत के मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जो हिंद महासागर से आता है। वहां पे या इस डायग्राम के नीचे लिख दो कि राजस्थान का मानसून हिंद महासागर से आता है, विच कम्स फ्रॉम इंडियन ओशियन। भारतीय राजस्थानी मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जो हिंद महासागर से आता है, विच कम्स फ्रॉम इंडियन ओशियन। तो ये तो इसका नाम क्या है? ये कंप्लीट हो गया साउथ वेस्ट मानसून। और एक ये ट्रेड विंड्स वाला, ये साथ में ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर ट्रेड व्यापारिक पवन का नाम पूछा है तो उसका नाम रहेगा साउथ वेस्ट। ये ट्रेड विंड्स आगे जाके राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये मॉनसूनी विंड्स में कन्वर्ट होंगे और इनको नाम दिया जाएगा साउथ वेस्ट मानसून। तो 0 डिग्री के बाद में मॉनसूनी विंड्स हैं। अब इसी में एक हेडिंग और थी, नेम ऑफ मानसून एंड डेट ऑफ मानसून।
अब एक सेकंड पोर्शन और बचा हुआ है इसमें, डेट ऑफ मानसून, मानसून की तिथि। तो मानसून की तिथि में दो तरीके की हैं, एक तो अराइवल डेट, आगमन तिथि। मानसून के लौटने को क्या बोला जाता है? निवर्तन। तो डिपार्चर डेट या रिट्रीटिंग डेट? निवर्तन तिथि। तो आगमन की तिथि में अपन दो तरीके की डेट लिखेंगे, एक तो इंडिया के अकॉर्डिंग, भारत के अकॉर्डिंग, और एक लिखेंगे राजस्थान के अकॉर्डिंग। भारत वाली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी मानसून आपके टॉपिक दिया हुआ है, और कई बार अपना जो मानसून है वो इंडियन मानसून का ही पार्ट है, साउथ वेस्ट मानसून का ही पार्ट है राजस्थान में भी। तो इसका मीनिंग है उसकी डेट से कंपैरिजन करवा लिया जाता है कि भारत में मानसून आने के कितने दिन बाद राजस्थान में आता है। तो इसका मीनिंग वो डेट आपको याद होना जरूरी है, इंडिया वाली भी। तो इंडिया के अंदर जो अराइवल डेट है, आगमन जो तिथि है, वो दो तरीके से है। उसमें एक को तो हम कहेंगे प्रथम आगमन। प्रथम आगमन का मीनिंग है फर्स्ट अराइवल। तो इंडिया में मॉनसून का जो फर्स्ट अराइवल है वो माना जाता है अंडमान एंड निकोबार, 22 मई को, 22 मई को। जबकि अराइवल ऑन मेन लैंड पार्ट, मुख्य भूमि पर आगमन, तो अंडमान निकोबार भारत की मेन लैंड नहीं है, तो आइलैंड पार्ट है, अपना समुद्र के अंदर हिस्सा है भारत का। तो मेनलैंड पार्ट वो है जो इंडिया एक साथ आपको दिखाई देता है, ये हिस्सा, ये मेनलैंड पार्ट। और मेनलैंड पार्ट से अलग हटके जो होगा वो आइलैंड पार्ट। तो आइलैंड वाले हिस्से में मानसून सबसे पहले आता है। तो भारत में मानसून की फर्स्ट एंट्री पूछे तब तो आंसर रहेगा ये अंडमान निकोबार। और पूछा गया मुख्य भूमि पर पहले कहाँ आता है, तो मुख्य भूमि का मीनिंग जो मेन लैंड पार्ट। तो अराइवल ऑन मेन लैंड पार्ट 1 जून। और 1 जून वाले में केरल का तटीय क्षेत्र होता है मालाबार। तो मालाबार कोस्ट या तट वाले हिस्से से मानसून की एंट्री पहली मानी जाती है। मालाबार तट, पार्ट ऑफ केरल। तो अगर क्वेश्चन में कंडीशन ये हो, जैसे कि अपनी छोटी क्लासेज में नहीं बताया जाता है, जैसे 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत में मानसून का प्रवेश सबसे पहले केरल से होता है। लेकिन ग्रेजुएशन में आप जाके पढ़ोगे तब पता चलेगा कि भारत में मुख्य भूमि पर मानसून का प्रवेश केरल से, जबकि भारत में सबसे पहले मानसून जो एंट्री है वो कहां से मानी जाती है? अंडमान निकोबार। तो सिंपल आपसे पूछा मानसून सबसे पहले कहां आता है भारत में, आंसर ये रहेगा अंडमान निकोबार। और कंडीशन ये रहे, प्रथम कहां था ये नहीं, फर्स्ट अराइवल नहीं पूछा, फर्स्ट अराइवल ऑन मेन लैंड पार्ट, प्रथम आगमन जो मुख्य भूमि पर। तो मेन लैंड पार्ट पर अराइवल करता है 1 जून को मालाबार से। राजस्थान में एंट्री पहले मानते थे 15 जून को, लेकिन 15 जून को जब हम मानते थे, हर बार मानसून में यही लिखना होता था कि राजस्थान का मानसून 15 दिन डिले है, 10 दिन डिले है, 20 दिन डिले है। तो इन्होंने कहा जब आता ही लेट है तो अपन क्यों मान के बैठे हैं 15 को, क्यों नहीं अपन इसका टाइम ही ये कर दें। जैसे कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में कहीं जॉब करता है, वो लेट आता है 3 बजे। एक दिन टीचर की अचानक नजर पड़ गई कि भाई तुम रोज लेट क्यों आते हो, तो आप सब मिलके जवाब दोगे सर ये जॉब करता है। इसका मीनिंग इसका आने का टाइम यही है। तो भारत राजस्थान के मानसून का टाइम भी हमेशा लगभग 25 जून या उसके बाद ही होता है। तो मौसम विभाग ने कहा कि इस डेट में अपने को करेक्शन कर लेना चाहिए, जब हम लिख रहे हैं बार बार कि लेट होता है लेट होता है, इसका मीनिंग इसका टाइम ही है। तो उस 15 जून को हमने 10 डेज एक्सटेंड करके अब उसकी डेट क्या निर्धारित कर ली, 25 जून। तो राजस्थान के अंदर मानसून अराइवल है वो 25 जून। और इसमें सबसे पहले माना जाता है राजस्थान के सदर्न डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं हो तो फिर सेकंड मानते हैं अपन डूंगरपुर। तो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग जहां से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन लिखवाई थी आपको 2 जिलों से। मानसून का एंट्री पॉइंट बांसवाड़ा और फिर माना जाता है डूंगरपुर। आजकल कुछ गाइड वालों ने झालावाड़ को लिख दिया मानसून का एंट्री पॉइंट, झालावाड़ नहीं है। अब भी अपने न्यूज़पेपर पढ़ना आप जून के अंदर, जिस दिन राजस्थान में बांसवाड़ा में मानसून आएगा उस दिन हेडिंग आएगी
कि राजस्थान में मानसून की एंट्री बांसवाड़ा से हुई, यानी एंट्री गेट ऑफ मानसून किसको बोला जाता है? बांसवाड़ा को। मानसून का प्रवेश द्वार राजस्थान में बांसवाड़ा को माना गया है। सदर्न पॉइंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सदर्न भाग है बांसवाड़ा। मानसून का जो डिपार्चर है या जो लौटना है, सॉरी, डिपार्चर या रेडिएटिंग जो डेट है उसमें शुरुआत या स्टार्टिंग तो होती है 16 सितंबर से। इसमें कहेंगे भारत में शुरुआत, उत्तर भारत में निवर्तन, रेडिएटिंग इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में लास्ट जो डेट होती है लौटने की वो होती है लगभग 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर तक उत्तर भारत से मानसून लौट जाता है। और संपूर्ण भारत में कंप्लीट इंडिया से है 31 अक्टूबर। और इसी में से एक राजस्थान भी अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, अपने माने गए 30 सितंबर। ये अपने इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ते हो उसमें भी आती है, गवर्नमेंट के जो डेटाज होते हैं उसमें आती है कि इस बार मानसून ऋतु में यानी 25 जून से और 30 सितंबर के बीच इतनी वर्षा हुई। हर साल की वर्षा की मात्रा उसमें इंडिकेट की जाती है, क्योंकि अपने को पता है कि भाई मानसून है वो बादलों में कोई भैंस का दूध नहीं है जो नाप के हर साल 3 लीटर ही डाला जाए या 10 लीटर ही डाला जाए। ये अनिश्चित दशाएं होती हैं जिनके अकॉर्डिंग मानसून कई बार ज्यादा आ जाता है और कई बार कम आता है। तो इसका मीनिंग वर्षा की मात्रा हर साल डायनेमिक होती है। तो जैसा जनरली हम मानते हैं राजस्थान में अधिक वर्षा होती है झालावाड़ या बांसवाड़ा में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार झालावाड़ या बांसवाड़ा में। हो सकता है कई बार क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी बने कि प्रतापगढ़ में अधिक बारिश हो जाए, हो सकता है उदयपुर में अधिक हो जाए, लेकिन एवरेज जो ज्यादा होता है पिछले 15 20 30 सालों का एवरेज अगर देखोगे तो एवरेज बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम रेनफॉल मिलेगा आपको। इस कारण अधिक वर्षा वाले जिलों में, चाहे लास्ट ईयर भी झालावाड़ बांसवाड़ा में अधिक वर्षा नहीं हुई हो, लेकिन जनरली आंसर अपना वही रहता है, क्योंकि उसमें वो एक साल को लेकर डिसाइड नहीं करते, कई सालों का एवरेज डिसाइड किया जाता है क्लाइमेट के अंदर। और वो आपको टाइम पीरियड बताया हुआ है, आपको 30 ईयर्स, 30 सालों का एक एवरेज निकाला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग झालावाड़ और बांसवाड़ा आगे है। और हर साल के डेटा में अलग अलग जिले ऑप्शन में आते हैं। मौसम विभाग हर साल अपनी डेट, वो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में वर्षा की मात्रा उसको जारी करता है वर्षा ऋतु के बाद, 30 सितंबर के बाद जारी करता है कि इस बार राजस्थान के कौन से जिले में कितनी वर्षा हुई थी। तो राजस्थान के लिए डेट कितनी रहेगी? 30 सितंबर। अब यहाँ पे इंडिया में जो शुरुआत है रेडिएटिंग डेट स्टार्ट इन इंडिया 16 सितंबर एंड नॉर्थ इंडिया रेडिएटिंग डेट, यानी उत्तर भारत से निवर्तन लगभग कितनी डेट तक हो जाता है? तो इस डेट को तो स्टार्टिंग मानी जाती है। उत्तर भारत में 1 अक्टूबर तक लौट जाएगा, तो इसका मीनिंग राजस्थान नॉर्थ इंडिया में ही आता है। नॉर्थ इंडिया का मीनिंग 16 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में डेट होनी चाहिए राजस्थान की। और वो डेट हमारे यहाँ कितनी है? 30 सितंबर। अलग अलग स्टेट की अलग अलग डेट है, किसी की 20 सितंबर, किसी की 25 सितंबर, किसी की 30 सितंबर, तो हमारी 30 सितंबर। और कंप्लीट इंडिया, होल इंडिया से लौटने की जो डेट है संपूर्ण भारत से, वो 1 अक्टूबर। दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनमें 1 अक्टूबर तक चलता रहता है। तो भारत में पूर्णतः मानसून या कंप्लीट इंडिया से मानसून कब चला जाएगा? तो 31 अक्टूबर। तो इंडिया में 3 डेट है, एक तो रेडिएटिंग स्टार्ट होता है फर्स्ट, वो डेट। एक नॉर्थ इंडिया से कब तक लौट जाएगा? तो नॉर्थ इंडिया से रेडिएटिंग डेट लास्ट होती है 1 अक्टूबर तक उत्तर भारत से मानसून चला जाएगा। और कंप्लीट इंडिया से या होल इंडिया से, संपूर्ण भारत से 31 अक्टूबर तक। तो लौटने वाले में मुख्यतः ये 3 फैक्ट तो इंडिया के लिए। ये स्टार्टिंग ऑफ रेडिएटिंग, ये रेडिएटिंग इन नॉर्थ इंडिया, और ये संपूर्ण भारत में होल इंडिया के लिए। पूर्णतः भारत में मानसून का लास्ट डेट कितना है? 31 अक्टूबर। तो इंडिया में मानसून किस दिन से किस दिन तक रहा? 22 मई को अंडमान निकोबार में आ गया था और 31 अक्टूबर में गया।
अपने 22 मई के बजाय अपने लिखा जाता है 25 जून, यानी भारत में मानसून आया उसके लगभग एक महीने बाद राजस्थान में आता है। इंडिया से मानसून फाइनली कब लौटा? 31 अक्टूबर। अपने कब लौट गया था? भारत में मानसून लौटता उसे एक महीने पहले अपने यहाँ लौट चुका है। तो राजस्थान के मानसून की जो कंडीशन है वो लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर। मानसून देरी से आता है और समय से पहले लौट जाता है। तो ये नेचर ऑफ मानसून है राजस्थान की, लेट अराइवल और अर्ली डिपार्चर, देरी से आना और समय से पहले लौट जाना। टॉपिक बोरिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जागते रहे। सोने वालों के लिए। अब कौन सो रहा है ये मत पूछना। हाँ, इस वाले टॉपिक में मोस्टली इन फर्स्ट लाइन को छोड़ के आगे वाली सेकेंड लाइन से और सिक्स लाइन तक 4-5 कैंडिडेट्स हो रहे हैं। हाँ, 4-5 लगभग। कई तो हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बार बार, लेकिन कुछ जो बार बार यूं प्रयास कर रहे हैं वो जगने का प्रयास है। लिख लिया? नहीं लिखा तो लिखेगा। इसमें अराइवल डेट में इंडिया की तरफ लिखे फर्स्ट अराइवल अंडमान निकोबार, प्रथम आगमन, फर्स्ट अराइवल। फर्स्ट अराइवल अंडमान निकोबार 22 मई। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, भारत में मानसून आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? अंडमान निकोबार। मुख्य भूमि पर आगमन अराइवल ऑन मेनलैंड पार्ट। अराइवल ऑन मेनलैंड पार्ट, मुख्य भूमि पर आगमन। तो इसके लगभग एक सप्ताह के बाद, लगभग एक वीक के बाद 1 जून, आगे ब्रैकेट में लिख दो मालाबार केरल। तो मालाबार कोस्ट या तट, केरल के तट को बोलते हैं अपन। जैसे महाराष्ट्र और गोवा वाला तट है उसको बोलते हैं कोंकण। तो तटों के कईयों के नाम तो हैं वो वहाँ की लोकेलिटी स्थान के तौर पे हैं। कई तटों को नाम दिया गया लैंग्वेज के तौर पे। जैसे महाराष्ट्र और गोवा के अंदर कौन सी लैंग्वेज है? कोंकणी ज्यादा बोली जाती है, कोंकण तट। तो ये केरल का तट है मालाबार तट। मालाबार तट यानी शब्द है उसके अकॉर्डिंग है, तटीय क्षेत्र, तट का नाम ही है, लोकेशन के तौर पे। नेक्स्ट में डिपार्चर डेट या रिट्रीटिंग डेट जो है उसमें नीचे वाली लगभग सारी इंडिया के लिखे हुए, एक राजस्थान की अलग से इंडिकेट कर देना कि राजस्थान के लिए 30 सितंबर। तो अपने जो फैक्ट काम में आ सकता है वही आ सकता है। ये फैक्चुअली क्वेश्चन में आएंगे, मेंस में नहीं लिखने होते। सीधे क्वेश्चन पूछा जाते हैं राजस्थान में मानसून कब आता है, तो राजस्थान में इधर आने वाले डेट में क्या लिखना है? 25 जून को। और कहाँ आता है तो ये ब्रैकेट में स्थान लिख देना, बांसवाड़ा, और उसके बाद में डूंगरपुर। और इसमें निवर्तन तिथि, लौटने की तिथि राजस्थान में 30 सितंबर मानी गई। इसका मीनिंग है 30 सितंबर तक मानसून प्रेजेंट रहता है राजस्थान में, 25 जून से 30 सितंबर के बीच। और इसमें स्टार्टिंग भारत में शुरुआत कब है? तो स्टार्टिंग ऑफ रेडिएटिंग, निवर्तन की शुरुआत कब से होती है? 16 सितंबर से होती है। फिर उत्तर भारत में निवर्तन कंप्लीट कब हो जाता है? उत्तर भारत में कब तक लौट जाता है? लगभग 15 दिन में लौट जाता है, 16 सितंबर से लगभग अक्टूबर की स्टार्टिंग डेट तक। यानी अगले 15, जब लौटना स्टार्ट होता है उसके 15 दिन में नॉर्थ इंडिया से मानसून चला जाएगा। और जिस दिन से लौटना स्टार्ट होता है उसके लगभग 45 डेज, 45 दिन बाद कंप्लीट इंडिया से चला जाता है। तो इसमें लिखना है संपूर्ण भारत में निवर्तन। तो इसमें रिटेटिंग इन या डिपार्चर
डिपार्चर इन होल इंडिया, संपूर्ण भारत में निवर्तन है 30 अक्टूबर तक, पूरे भारत से मानसून चला जाता है। तो इसका मीनिंग जो लास्ट वाली डेट है और स्टार्टिंग वाली डेट वो आने और वापस जाने की डेट है भारत में। तो भारत में मानसून के आने की तिथि क्या है? 22 मई, और वापस जाने की तिथि 31 अक्टूबर। तो इसी के बीच में कहीं राजस्थान की तिथियां हैं। तो अपनी मई में नहीं है, अपने लिए है 25 जून, यानी इंडिया में जो मानसून आया था उससे लगभग 1 महीने बाद। और इंडिया से मानसून जिस दिन जा रहा है उससे लगभग 1 महीने पहले हमारे लौट चुका है। तो नेचर ऑफ मानसून राजस्थान में क्या रहा? लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर। तो नीचे नोट में एक लाइन लिखिएगा। मीनिंग ज्यादा समझ में नहीं आया तो राजस्थान वाली दो तिथियां याद रखना है इसमें, एक 25 जून वाली और एक लौटने वाली 30 सितंबर। और ये समझना है कि राजस्थान में जो आया उससे पहले भारत में कहीं ना कहीं आ गया था, यानी हमारे से पहले कई राज्यों में आ जाता है। और अपने यहाँ से मानसून लौटता है, उसके बाद में लगभग कई राज्यों के से उसके बाद में लौटता है। इसका मीनिंग है कि राजस्थान में जो मानसून है वो डिले होता है, देरी से आता है। और अपने से बाद तक मानसून प्रेजेंट है, इसका मीनिंग राजस्थान से पहले चला जाता है। तो हम कहेंगे अर्ली लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर। मानसून का पहले आना और समय से पहले जाना, ये मानसून का नेचर है अपने राजस्थान में। तो नोट में लिखिएगा, ये डेट्स लिख लीजिए पहले, और उसके बाद नोट में लिखिएगा नेचर ऑफ मानसून। नेचर ऑफ मानसून इन राजस्थान, राजस्थान में मानसून की प्रकृति। नेचर ऑफ मानसून इन राजस्थान, और आगे डेस करके लिखिएगा। देरी से आना एवं समय से पहले लौट जाना, लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर। तो ये स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर, देरी से आना एवं समय से पहले लौट जाना, लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर। इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं कई बार कि भारतीय मानसून के आगमन के, इसका मीनिंग अपने माइंड में डेट चलेगी। भारतीय मानसून का आगमन का मीनिंग है 22 मई। भारतीय मानसून के आगमन के कितने समय बाद राजस्थान में मानसून आता है? ऑप्शन दिए गए हैं, 3 वीक बाद, आफ्टर 3 वीक, 4 से 5 सप्ताह के आसपास, 2 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद। तो अपने मानसून आता है लगभग 1 महीने बाद। 1 महीने का मीनिंग होता है लगभग 4 सप्ताह या उससे भी अधिक। तो इसका मीनिंग है, आंसर ये रहेगा 4 से 5 सप्ताह। तो ये अप्लाइड क्वेश्चन है, ये लिखा नहीं जाता है कहीं पे ज्योग्राफी के अंदर। ये सिर्फ डेट दी हुई होती है इंडिया वाली और राजस्थान वाली, और उससे अपने को निकालना ही होता है। अब राजस्थान का मानसून भारतीय मानसून से लगभग कितने समय पहले लौटता है? तो लौटने का समय भी लगभग 1 महीने पहले। भाई 1 महीने तो देरी से आता है और 1 महीने जल्दी लौट जाता है। तो लगभग 2 महीने अपने बारिश कम होती है, और 2 महीने बारिश बहुत कम प्रभाव डालती है। जैसे भारतीय मानसून है, उससे रेनी सीजन में वर्षा या पूरे वर्ष का अगर वर्षा का एक मापन देखें, एक स्केल देखें, तो 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में, एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा। राजस्थान में होती है 57.5 सेंटीमीटर, यानी पूरे इंडिया का आधा भी नहीं होता अपने यहाँ। 125 का आधा भी 62 होता है। तो इसका मीनिंग राजस्थान में वर्षा इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल है उसमें लगभग आधी, अप्रोक्सीमेट हाफ। फिक्स आधी तो नहीं है, कम है थोड़ी, लेकिन लगभग आधी के आसपास से। इसलिए भारत की मानसून को कहा जाता है मानसूनी जलवायु को, मानसूनी क्लाइमेट, और अपने यहाँ क्लाइमेट को कहा जाता है एरिड क्लाइमेट। लिखवाया था आपको क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, एरिड, और टेम्परेचर
लगभग साल भर अधिक नहीं होते, अदरवाइज हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल। एक समय ऐसा आता है जब टेम्परेचर कम भी होते हैं, इसका लिखा जाता है सब ट्रॉपिकल। तो हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो इसका मीनिंग एरिड एंड सब ट्रॉपिकल। तो एरिड तो था वर्षा के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, और सब ट्रॉपिकल था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों पॉइंट अपने इसमें जो हेडिंग में थे अपने, डेट और नेम ऑफ मानसून, ये कंप्लीट हो गया। तो राजस्थान या भारत का मानसून कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। राजस्थान में मानसून के आने की तिथि 25 जून और लौटने की, और आपको ये लगभग सबको ध्यान है कि मानसून है वो हर दिन बारिश नहीं करवाता है। तो ऐसा नहीं है कि 25 जून को स्टार्ट हो गया और 30 सितंबर तक कंटिन्यूस बारिश होंगी, अपने को भी पता है पॉसिबल नहीं है। एवरेज 3 दिन में एक बारिश मानी जाती है। तो मानसून लगभग अपने रहता है 90 से 100 दिन के आसपास, 90-95 डेज तक। क्योंकि जून के बच्चे में 5 दिन, तो 5-6 दिन, जुलाई अगस्त सितंबर, तो लगभग 90-95 डेज हैं। तो एवरेज हर 3 दिन में एक दिन बारिश होने का मीनिंग है कि अपने औसत मानसून के दिनों की संख्या है वो 30 दिन मानी जाती है। तो राजस्थान में मानसून के औसत दिनों की संख्या कितनी है? तो एवरेज डे का मीनिंग होता है कि जिस दिन बारिश होती है वो दिन अपने 30 दिन माने गए। तो ये नीचे एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। राजस्थान में औसत मानसून के दिवस या दिन, औसत मानसून दिवस होते हैं 30 दिन। एवरेज मानसून डेज इन राजस्थान स्टेट, और आगे डेज करके 30 डेज। राजस्थान में औसत मानसून के दिवस या दिन कितने माने गए हैं? 30 दिन। कि औसतन कितने दिन तक राजस्थान में वर्षा होती है, यानी मानसून के दिन एवरेज कितने? तो तिथियों में तो अगर मानसून पूछा जाए तो अपन बताएंगे 25 जून से लेकर और 30 सितंबर तक। और डेट के रूप में पूछा जाए कितने दिन बारिश होती है, तो राजस्थान में एवरेज 30 दिन बारिश होती है। तो इसका मीनिंग एवरेज मानसून के दिनों में एवरेज हर 3 दिन में एक दिन बारिश मानी गई है। ये पूरे राजस्थान का एवरेज है। झालावाड़ में ये एवरेज माना गया है लगभग 45 से 48 डेज, 44 से 48 दिन के आसपास। जैसलमेर में ये माना गया है 4 से और 5 दिन। इसका मीनिंग है कि जो झालावाड़ वाले हैं उनमें से एक एक डिजिट को हटा दो। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा के दिन कहां पर है? जैसलमेर। तो ये राजस्थान में आगे लिखेंगे हम, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है, तो हम लिखेंगे जैसलमेर के सम में। तो वर्षा कम क्यों है वहां? क्योंकि मानसून का स्टे कम दिन तक है। झालावाड़ और बांसवाड़ा में वर्षा अधिक क्यों है? कि मानसून का स्टे ज्यादा दिनों तक है। तो सामान्य सी बात है, जिन जिन स्थानों पे मानसून ज्यादा दिन तक बारिश करवाएगा उन स्थानों पे अधिक वर्षा होगी। जैसे केरल में, मेघालय में, कर्नाटक में, इन राज्यों में वर्षा अधिक क्यों है? मानसून एक तो जल्दी आता है वहां, और एक देर तक रहता है। तो प्रजेंस ऑफ मानसून जिन एरियाज में ज्यादा है, मानसून की उपस्थिति ज्यादा दिनों तक है, वहां वर्षा अधिक होगी। और जहां प्रजेंस ऑफ मानसून के डेज कम है वहां वर्षा की मात्रा कम होगी। इसका मीनिंग सामान्य सा कारण है कि भाई किसी एरिया में वर्षा कम क्यों है, कि मानसून कम दिनों तक आया। और किसी एरिया में वर्षा अधिक क्यों है, तो मानसून के दिनों की संख्या अधिक है। तो वहां कोई ज्यादा साइंटिफिक कारण नहीं होता है। साइंटिफिक कारण तो सिर्फ वो विंड्स फ्लो, समुद्र से दूरी का अधिक होना, वो पहले मैंने लिखवाए थे ना, जलवायु को प्रभावित करने वाले कर, कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा मानसून की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ मानसून। यहां से आपके मेंस में बनने वाले क्वेश्चन पॉसिबल है। इससे पहले फैक्चुअली था ये मानसून का पार्ट, ये 50 वर्ड में आ सकता है कि डिस्क्राइब दी मानसून ब्रांचेज ऑफ राजस्थान, मानसून की शाखाओं की व्याख्या करो। तो हेडिंग है मानसून की शाखाएं। अब राजस्थान पढ़ रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि राजस्थान की हैं ब्रांचेज ऑफ मानसून। तो मानसून का नाम क्या था? साउथ वेस्ट मानसून।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके ब्रांचेज का एक हिस्सा है वो अरब सागर से आता है, उसको हम नाम देंगे अरब सागरीय शाखा। वैसे अरब सागर से इंडिया में 3 ब्रांच हैं, ये वैसे मेन ब्रांच तो ये है, अब बाकी इसके सब ब्रांचेज हैं 3, उनको नाम दिया जाएगा वो जहां जहां पे पहुंचेंगे उसके अकॉर्डिंग। मानसून का दूसरा पॉइंट जहां से आता है, हिंद महासागर के जिस भाग से आता है वो है बंगाल की खाड़ी, तो उसको हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, नॉट बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच, ये मत कर देना। एक है अरेबियन सी ब्रांच। अरब सागरीय शाखा। बंगाल की खाड़ी की 2 सब ब्रांचेज हैं। जैसे अरब सागर की कितनी सब ब्रांच हैं, तो ये तो मानसून की मुख्य शाखा है, ये साउथ वेस्ट मानसून, ये तो मानसून का नाम है। इस मानसून को कितनी मेन ब्रांचेज में डिवाइड किया गया? 2, वो रहेगी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये उन वाटर बॉडीज के नाम है जहां से मानसून आ रहा है अपने यहाँ, यानी जिन जलीय क्षेत्रों से आ रहा है उनके नाम है, और ये जहां पे पहुंचेगा उसके अकॉर्डिंग उनके सब ब्रांचेज के नाम होंगे। जैसे अरब सागर से कौन से 3 पॉइंट पे पहुंच रहा है, जो मेन पॉइंट है उनको नाम दिया जाएगा सब ब्रांचेज। बंगाल की खाड़ी से कौन से 2 स्थानों पे पहुंच रहा है मेनली, उनके अकॉर्डिंग सब ब्रांचेज के नाम। तो टोटल सब ब्रांचेज कितनी है? 5। 3 अरेबियन सी के पास, 2 बे ऑफ बंगाल के पास, और मेन ब्रांचेज कितनी है? 2, और मानसून का नाम है 1, साउथ वेस्ट मानसून। सिंपल पूछा है मानसून का नाम बताइए, साउथ वेस्ट मानसून। इसके मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? 2 हैं जहां से ये स्टार्ट होगा, या तो अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी, या तो ए से या बी से। ए फॉर अरेबियन सी और बी फॉर बे ऑफ बंगाल। अब ये ब्रांचेज किस साइड में जाती हैं? जैसे कि इंडियन ओशियन से यहाँ अरब सागर वाला पार्ट ये है, अरेबियन सी ब्रांच। ये 3 साइड में, एक तो भारत में पश्चिमी घाट पे सबसे पहले यहाँ पहुंचती है, तो इसको नाम दिया जाता है पश्चिमी घाट ब्रांच। ये माउंटेन का नाम है पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट शाखा। दूसरी ब्रांच जो कि सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा वैली से होते हुए जाती है, और ये बारिश करवाती है छोटा नागपुर पठार पे, जहां से बंगाल की खाड़ी से भी बारिश होती है और दामोदर नदी निकलती है। तो इंडियन ज्योग्राफी में आप दामोदर रिवर के बारे में पढ़ोगे, जिसको कहा जाता है सोर ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस ब्रांच का नाम है सेकंड का छोटा नागपुर शाखा। नागपुर कहां पर है? नागपुर है महाराष्ट्र में। छोटा नागपुर कहां पर है? झारखंड के अंदर। अलग अलग जगह है। नागपुर महाराष्ट्र ऑरेंज वाला, संतरे के लिए जो फेमस है। जैसे राजस्थान में नागपुर किसको कहा गया है? झालावाड़, ऑरेंजेस के कारण। मानसून की तीसरी ब्रांच जो कि अरावली के पैरेलल होते हुए, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट, अरावली इसके पैरेलल है और पैरेलल होते हुए पहुंचेगी हिमाचल, इसको नाम दिया जाता है हिमाचल शाखा। हिमाचल ब्रांच। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मानसून की सबसे पहले कौन सी शाखा आती है? अरब सागर अपने से लगभग 350 से 400 किलोमीटर डिस्टेंस पे, बंगाल की खाड़ी लगभग 2000 किलोमीटर, तो लगभग 400 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर में पहले कौन आएगा? तो राजस्थान में मानसून सबसे पहले लाती है अरब सागरीय शाखा। बट अरेबियन सी ब्रांच डज नॉट मच रेनफॉल, किंतु राजस्थान में अधिक बारिश नहीं करवा पाती, बिकॉज दिस ब्रांच इज पैरेलल टू अरावली माउंटेन, क्योंकि ये शाखा है ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, या अरावली माउंटेन इज पैरेलल टू दिस ब्रांच, या अरावली पर्वतमाला इस शाखा के समानांतर है, एक ही बात है। या तो मानसून अरावली के समानांतर है या अरावली मानसून के समानांतर। इस कारण ये बैरियर का काम नहीं कर पाती, रोकने का काम नहीं कर पाती।
ये मानसून के पैरेलल होने के कारण मानसून आगे बढ़ता रहता है सीधा। अगर ये पश्चिमी घाट की तरह बैरियर होता यूं, तो अरावली के इस भाग में अच्छी बारिश होती, फिर उधर वाले भाग में वर्षा कम होती। तो मीनिंग है अरावली पैरेलल होने के कारण ये मानसून की ब्रांचेस कहाँ चली जाती है? हिमाचल। तो राजस्थान के अंदर ह्यूमिडिटी जो अरेबियन सी से आती है वो ज्यादा आती है, आर्द्रता तो ज्यादा आती है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं हो पाती जब तक एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो जाती। 100% का मीनिंग है जितनी रेनफॉल के लिए जरूरत है वो 100% नहीं होती है, तब तक रेनफॉल नहीं होगी। तो वो ह्यूमिडिटी कहाँ शिफ्ट होती रहती है? हिमाचल। तो इस कारण राजस्थान की ब्रांच को, मानसून की ब्रांच को क्या नाम दिया गया है? हिमाचल ब्रांच। तो अरेबियन सी के 3 ब्रांच हैं। जो पश्चिमी घाट में पहुंचे उसको पश्चिमी घाट शाखा, जो छोटा नागपुर पहुंचे उसको छोटा नागपुर ब्रांच, छोटा नागपुर शाखा, और जो हिमाचल पहुंचे वो हिमाचल शाखा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अरब सागर की कौन सी शाखा राजस्थान में आती है? आंसर होता है हिमाचल। फिर एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, कि अरब सागरीय शाखाओं से राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? तो उसका आंसर है अरावली इज पैरेलल टू दिस ब्रांच, क्योंकि अरावली शाखा के समानांतर स्थित है, इस कारण कम होती है वर्षा। फिर है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि इस साइड से, ये वाला पार्ट बी वाला, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बंगाल की खाड़ी से एक ब्रांच तो वो इस साइड में ही जाती है, साउथ वेस्ट मानसून। अब कई बंगाल की खाड़ी वाला मानसून इधर से देख के और ये कहते हैं कि सर ये तो साउथ ईस्ट मानसून हुआ ना, तो इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। लोकेशन के अकॉर्डिंग तो बंगाल की खाड़ी भारत के साउथ ईस्ट में दिखाई देगी आपको, दक्षिण पूर्व की तरफ। विंड फ्लो को देखा जाता है, विंड फ्लो वही है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये बंगाल की खाड़ी से एक बरसात होती है भारत के इस भाग में जहाँ पे पूर्वी हिमालय, इसको नाम दिया जाता है ईस्टर्न हिमालय ब्रांच, पूर्वी हिमालय शाखा। जिस साइड में आपके मेघालय, चेरापूंजी और मौसिन डाम आते हैं, ये वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल वाली लोकेशन है वो इसी के पास है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है वो ईस्टर्न हिमालय ब्रांच के पास है, बंगाल की खाड़ी। एक यहाँ से वेस्ट बंगाल के अंदर पश्चिमी बंगाल में एक पहाड़ी होती है, पहाड़ी का नाम है दार्जिलिंग हिल्स। दार्जिलिंग की पहाड़ियां क्यों फेमस हैं? चाय के लिए। दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? वेस्ट बंगाल में। कईयों की इच्छा नहीं हो रही कि वेस्ट बंगाल, कईयों की इच्छा हो रही है असम बोले। चाय असम में अधिक होती है, लेकिन फेमस चाय है वो दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय, जो कि वेस्ट बंगाल में है। बंगाल का लगभग बॉर्डर एरिया आ जाता है, असम स्टार्ट होने वाला होता है, वहां दार्जिलिंग आता है। तो इसका मीनिंग है दार्जिलिंग की चाय फेमस है। और चाय का प्रोडक्शन इंडिया में कौन सा स्टेट अधिक करता है? तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए दार्जिलिंग आपका असम से कनेक्ट रहता है, क्योंकि कईयों को लगता है दार्जिलिंग असम में है, असम में नहीं है, वेस्ट बंगाल में। जहाँ की चाय जनरली अपने को पीने को नहीं मिलती, अपने को मिलती है लाल घोड़ा, काला घोड़ा या बाघ बकरी, जो दीवारों पे लिखा रहता है ना, या ताज, ताज होती है ना, ताज वाली, या रेड लेबल। कौन सी? विवान। तूफान है। अच्छा, चाय का प्रकार है क्या? तो लोकल ब्रांड जो दार्जिलिंग की जो रियल टी है वो जनरली एक्सपोर्ट होती है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जो लगभग 7 से 8 हजार रुपये पर केजी होती है, लगभग 7 से 8 हजार पर किलोग्राम होती है चाय। तो वो अपने यहाँ नहीं आती, अपने यहाँ तो जो लास्ट में वेस्टेज जो बचा होता है ना वो आता है। बाकी चाय जनरली जो एक एज ए मेडिसिन के रूप में जो काम करती है वो करती है सिर्फ पानी के साथ। दूध के साथ बनते ही तो बाद में उसके जो रिएक्शन होते हैं वो अलग होते हैं चाय के। जैसे एसिडिटी करना, मुख्यतः बीमारियां जो उत्पन्न करना है वो दूध के साथ मिलने के बाद करती है। बाकी बिना दूध के चाय एक फायदेमंद, एक मेडिसिन या एक औषधि है चाय। तो अंग्रेजों ने जो अपने को पीना सिखाया था ना, वो पीना सिखाया था पानी के साथ। और आपके वो रिश्तेदार बहुत अच्छे और भले इंसान है जो आपको ज्यादा पानी डाल के चाय पिलाते हैं, जिनको आप ये कहते हो ना कि इनके घर चाय नहीं पीनी है क्योंकि ज्यादा पानी वाली बनाता है, जबकि आपके स्वास्थ्य का ध्यान सबसे ज्यादा वही रखता है। तो आज के बाद जो भी रिश्तेदार आपको ज्यादा पानी डाल के पिलाएं, अच्छा रिश्तेदार, थैंक यू। तो इन दार्जिलिंग पहाड़ियों के कारण, अब यहां से इंपॉर्टेंट है,
तो यहाँ पे बातें नहीं करें। अब यहां से मॉनसून की एक ब्रांच है जो मुख्यतः नॉर्थ इंडिया की तरफ चलेगी। कारण क्योंकि भारत का ये हिस्सा जो है, ये वाला भाग, ये डेजर्ट के कारण और मैदानी भाग के कारण ये हाई टेम्परेचर और लोअर प्रेशर एरिया होता है, और लोअर प्रेशर हमेशा विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दार्जिलिंग हिल से एक मानसून की ब्रांच होती है जो इस साइड में टर्न करना स्टार्ट करती है। तो मानसून तो वही बोला जाएगा साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन उसके एक ब्रांच है जो ईस्ट टू वेस्ट की ओर चलना स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं राजस्थान में पूर्वाई पवने। कि राजस्थान में बारिश आती है तो गांवों के अंदर भी लोगों में ये शब्द प्रचलित है, बूढ़े लोग कहते हैं पिरवा या पुरवाई। तो ये वो पुरवाई जो है, ये बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं जो राजस्थान में अधिक वर्षा करने में योगदान देती हैं। तो राजस्थान में ह्यूमिडिटी अधिक लाने वाली ब्रांच अरेबियन सी, जो समुद्र नजदीक होगा ह्यूमिडिटी उससे ज्यादा आएगी। वर्षा अधिक करने में योगदान बे ऑफ बंगाल। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में जैसे ह्यूमिडिटी 70% हो गई अरब सागर से, लेकिन बारिश करने के लिए 100% ह्यूमिडिटी चाहिए, तो उसमें जो 30% और बढ़ाएगी वो रहेगी बंगाल की खाड़ी। तो वर्षा करने में योगदान किसका होता है? बंगाल की खाड़ी। और अधिक आर्द्रता लाने में योगदान किसका? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसूनी वर्षा लाने में योगदान, तो वर्षा लाने में योगदान इसका है। और ह्यूमिडिटी और आर्द्रता अधिक लाने में योगदान, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा शिफ्ट होती है अपने अरब सागर से। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं जो हालांकि थ्योरी लिखवाएंगे उसमें लिखवाएंगे आपको। तो यहां से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से और मानसून की एक ब्रांच इस साइड में टर्न करती है। जो हिमालय की एक ब्रांच चलती है यहाँ सबसे दक्षिण में, इसको कहते हैं शिवालिक ब्रांच। तो शिवालिक ब्रांच के पैरेलल चलती है, इस ब्रांच को नाम दिया जाता है शिवालिक ब्रांच। और एक ये वाला जो एरिया भारत का, ये होता है नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर विशाल मैदान। तो इस ब्रांच के दो नाम हैं, एक तो शिवालिक ब्रांच शिवालिक के पैरेलल होने के कारण, और एक दूसरा जिस ज्योग्राफिकल एरिया में ये ब्रांच चल रही है वो होती है भारत का उत्तर विशाल मैदान। तो उत्तर विशाल मैदान शाखा या शिवालिक शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी ब्रांच है वो ये है। शिवालिक शाखा, या दूसरा नाम है उत्तर विशाल मैदान की शाखा। शिवालिक और नॉर्थ ग्रेट प्लान ब्रांच, नॉर्थ ग्रेट प्लेन ब्रांच। ईस्टर्न हिमालय में जो बारिश करवा रही है वो ईस्टर्न हिमालय ब्रांच। अपना पूर्वी हिमालय शाखा से कोई लेना देना नहीं है। अपने बारिश आती है उत्तर विशाल मैदान के कारण जो अरावली के ईस्ट में है। तो ये जो दो मेन ब्रांच हैं जिनकी 5 सब ब्रांच हैं, 3 अरेबियन सी के पास सब ब्रांचेज हैं और 2 हैं बे ऑफ बंगाल के पास। एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। बंगाल की खाड़ी की दूसरी ब्रांच शिवालिक ब्रांच या उत्तर विशाल मैदान की ब्रांच। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन ब्रांच के जो नाम है वो तो ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि मानसून कहाँ से निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं। अरब सागर की ओर से आ रहा है तो अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहा है तो बंगाल की खाड़ी की शाखा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और उनकी सब ब्रांचेज के नाम कहाँ पे पहुंच रहा है अराइवल पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो अरब सागर से पश्चिमी घाट में बारिश हुई तो पश्चिमी घाट ब्रांच, छोटा नागपुर जाके बारिश हो रही है तो छोटा नागपुर ब्रांच, और हिमाचल जाके बारिश हो रही है तो हिमाचल ब्रांच। बंगाल की खाड़ी की ओर से 2 जगह बारिश होती है मुख्यतः, एक तो पूर्वी हिमालय वाले एरियाज में यानी अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर, और एक होती है मुख्यतः भारत के उत्तर विशाल मैदान में या शिवालिक ब्रांच के पैरेलल बारिश होती है इधर। जहां अपन ईस्ट से और वेस्ट की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र से डिस्टेंस पे जाओगे तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम, तो रेनफॉल कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते राजस्थान की ओर जाते जाते वर्षा धीरे धीरे कम, और राजस्थान के पश्चिम में जाते जाते वर्षा का प्रभाव लगभग समाप्त है। तो बंगाली की खाड़ी की शाखा है वो अरावली के पूर्व तक वर्षा करवा पाती है, पश्चिम की तरफ नहीं। क्यों?
लेस ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का कम होना, और एक अरावली एज ए बैरियर। अरावली अवरोध के रूप में है और पश्चिम तक पंजाब से होते हुए जाती है, पश्चिम की ओर भी जाती है, लेकिन तब तक ह्यूमिडिटी इतनी कम हो जाती है जिससे बारिश पॉसिबल नहीं है। और अरेबियन सी वहां ऑलरेडी वैसे ही ह्यूमिडिटी नहीं बना पाती, क्योंकि उस साइड में कोई लैंड बैरियर्स नहीं है, धरातल पे कोई अवरोध नहीं है, ना कोई माउंटेन है और ना वहां पे वेजिटेशन है। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण एक तो समुद्र से दूरी होना, डिस्टेंस फ्रॉम सी पार्ट, समुद्र से दूरी मुख्य कारण। दूसरा है लेस ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में आर्द्रता ऑलरेडी कम होना, लैंड बैरियर्स नहीं होना, इसका मीनिंग ना वेजिटेशन है और ना माउंटेन्स है, और मुख्यतः अरावली है अवरोध के रूप में होना इस वाली ब्रांच के कारण। तो अरावली अवरोध के रूप में, तो इसका मीनिंग इस ब्रांच से केवल अरावली के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होगी, मैदानी भाग की तरफ और हाड़ौती की तरफ, जबकि इस शाखा से भी पश्चिम में वर्षा नहीं होती। तो ये रेनफॉल के मामले में लेस रेनफॉल रीजन है, और ये राजस्थान में मच रेनफॉल अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अरावली के ईस्ट। और ये लगभग आपको वहां पे भी पता चल गया था जहां मैंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन आपको करवाया था, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, वो मुख्यतः वर्षा की मात्रा को ही बता रहे थे। डायग्राम समझ में आया? तो इस साइड में लिखो अरब सागर, यहां लिख देना बंगाल की खाड़ी, जो ए और बी इंडिकेट किया हुआ है। और ये वाले वेस्टर्न घाट ब्रांच, छोटा नागपुर ब्रांच और हिमाचल ब्रांच। पहले ये वाला किया है क्या आपने, ये वाला? तो यहां लिख देना पश्चिमी घाट शाखा, दूसरी कौन सी थी इसमें? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पहुंचती है वो छोटा नागपुर शाखा, और जो हिमाचल पहुंचती है, हिमालय नहीं हिमाचल है, ये हिमाचल शाखा। इस हिमाचल शाखा के जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख देना राजस्थान। तो सिंपल सा क्वेश्चन, एक तो फैक्चुअली पूछा जाता है कि अरब सागर की कौन सी शाखा राजस्थान में आती है, तो नंबर थर्ड वाली है, इसके ऊपर लिख देना इंपोर्टेंट, अपने लिए इंपोर्टेंट ये। वेस्टर्न घाट ब्रांच, इसमें लिख दीजिए छोटा नागपुर ब्रांच, फिर राजस्थान वाली है वो हिमाचल ब्रांच। फिर नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी दो जगह, एक तो पूर्वी हिमालय की ओर, तो ईस्टर्न हिमालय ब्रांच, जिसमें विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाली लोकेशन मासिनराम और चेरापूंजी, जबकि अपनी ओर आती है शिवालिक ब्रांच। शिवालिक का दूसरा नाम कौन सा है? उत्तर विशाल मैदान शाखा या उत्तरी विशाल मैदान की शाखा। तो ये दो मेन ब्रांच हैं, एक तो ए और एक बी, अरेबियन ब्रांच और दूसरे बे ऑफ बंगाल ब्रांच। फिर इसमें ईस्टर्न हिमालय ब्रांच, और इसमें है शिवालिक ब्रांच। ये इसको नॉर्थ ग्रेट प्लेन ब्रांच भी कहा जाता है, उत्तर विशाल मैदान शाखा। तो इसमें जो सेकंड लिखी है आपने,
इसके नीचे ब्रैकेट में राजस्थान। दोनों तरफ जो सब ब्रांचेज लिखे हैं उसमें लास्ट वाली है वो राजस्थान के लिए। अरब सागर में नंबर 3 वाली हिमाचल ब्रांच राजस्थान, और बे ऑफ बंगाल में लास्ट जो लिखा है शिवालिक ब्रांच या उत्तर विशाल मैदान शाखा राजस्थान। इसका मीनिंग है दोनों ओर से अपने को एक एक ब्रांच पढ़नी है राजस्थान के लिए। तो कल स्टार्ट करेंगे अपन पहले अरेबियन सी ब्रांच के बारे में, जो 2 लाइनें आपको बताई थी कि राजस्थान में ये शाखा सबसे पहले आती है लेकिन अधिक वर्षा नहीं होती, कारण अरावली उसके पैरेलल होती है। फिर इसी में एक दूसरा फैक्ट और यूज करेंगे कि राजस्थान में ये शाखा अधिक आर्द्रता लाती है, यानी राजस्थान में जो मच ह्यूमिडिटी है वो पहुंचाने वाली, अधिक आर्द्रता पहुंचाने वाली शाखा है अरब सागरीय शाखा। फिर बंगाली की खाड़ी की शाखा के लिए कि राजस्थान में ये अधिक वर्षा करने में योगदान करती है, और इसके द्वारा जो विंड्स आती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पूर्वाई। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा पूर्वाई सेकंड में बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि पूर्वाई उन विंड्स को कहेंगे जो पूर्व की ओर से आएंगे, इस ओर से आएंगे। तो पूर्वाई शाखा के रूप में कौन सी होती है, शिवालिक या उत्तर विशाल मैदान। इसमें पूर्वाई कॉन्सेप्ट लिखेंगे अपन। तो अब ये डायग्राम वाला बना लीजिए।